So, good evening, all of you, once again. I hope all of you are doing great. And Abhishek sir told me, even Prasad sir told me that you guys have been very sincere in all marathon lectures, which is great to hear. And very few days left for exam. I know I say give a notification and your exams are extended by a few days, but that's okay. Look at the brighter side, at least there are exams for sure now this time. So, that's the way to look at it again. Now, today a lot of people did message me, a lot of you, like, sir, take a marathon of BCK, marathon. मेरे को मालूम था तुमको सिर्फ टाइम पास करने का मन है, ठीक है, but I thought, why not utilize this time when I'm back for a lecture in a very good way. So we'll do one thing. We're gonna start with the most difficult chapter. Apparently कुछ बच्चों ने मुझे बोला, सर चैप्टर नंबर 2 जो सबसे पहले डिस्कस किया था उसको रिवाइज आप करवा दो. तो विल स्टार्ट विद द रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 2 बिकॉज वो सबसे पहले डिस्कस किया था. तो सम ऑफ यू माइट हैव फॉरगॉटन दैट. सो विल स्टार्ट विद चैप्टर 2. आफ्टर दैट इन द सेकंड हाफ ऑफ द सेशन we'll go to chapter number 4, chapter number 5 and even chapter number 1. Don't worry about this. So the objective is जो चैप्टर्स में आपको ज्यादा मेहनत करने का जरूरत है, दैट इज 1, 2, 4, 5, उनको हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे. डेफिनेशंस हमने पहले भी बहुत डिटेल में डिस्कस किया था. आई डोंट थिंक उसको रिपीट करने की जरूरत है, बट येस, इफ फ्यू ऑफ द डेफिनेशंस वेर यू आर फेसिंग अ ट्रबल, उसको हम डिस्कस करने का वापस से ट्राई भी करेंगे. डू यू गेट दैट? नाउ हाउ इज आवर अप्रोच गोइंग टू बी? फर्स्ट थिंग फर्स्ट गाइज, सबसे पहले मेरे एक बार ढंग से सुनो आपके लिए. नाउ I'm sure, maths, accounts, they are comparatively more important subject, even law up to some extent at a foundation level. I do agree with you. And when it comes to economics and BCK, I believe अगर तुम्हारा conceptually understanding अच्छा है, तो आपको एग्जाम में आंसर देने में तकलीफ नहीं आता है. एंड क्योंकि ये एमसीक्यू बेस्ड पेपर रहेगा तुम्हारे लिए, तो तुम्हें सब कुछ याद करके भी जाने का जरूरत नहीं है. इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेल, इट्स मोर देन सफिशिएंट. हाँ, बीसीके में मैं डेफिनेटली एग्री करूंगा दैट मे बी लेट्स से अपना सेबी हो गया, आरबीआई हो गया, उनके रिलेटेड कुछ ईयर्स दिए हुए हैं. वो ईयर्स आपने टेबल बना करके, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, रखना चाहिए अपने पास में. वन डे बिफोर द एग्जाम उस ईयर्स को पढ़ लेना चाहिए. एंड इवन सम ग्रेट इकोनॉमिस्ट एंड स्ट्रेटेजिस्ट के नाम दिए हुए हैं चैप्टर नंबर 4 एंड 5 के अंदर, जिन्होंने कुछ पब्लिक पॉलिसी क्या होता है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से पब्लिक पॉलिसी का मतलब क्या होता है, वो सब लिखा हुआ था. तो उन 4-5 लोगों का नाम आपको आना चाहिए. तो यस, वो वाला पार्ट जो है मैं लास्ट में आपको वापस से बताऊंगा कि किस तरीके से आपने अप्रोच करना चाहिए. उसके अलावा बेटा, अकॉर्डिंग टू मी, आप जितना ज्यादा रीडिंग करते जाओगे चैप्टर्स का, जितना हर एक हेडिंग को समझते जाओगे, वही आपके लिए बेस्ट पॉसिबल अप्रोच रहेगा फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. देयर इज नथिंग स्पेशल, नो रॉकेट साइंस रिक्वायर्ड व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर अ बीसीके. इट्स लाइक अ स्ट्रेट थियरी सब्जेक्ट, जहां पर तुम्हारे लिए एडवांटेजेस ये है, तुम्हें कुछ याद नहीं करना है, तुम्हें बस सब कुछ समझना है. सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, वी गोना स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 2 इन दिस सेशन. शुड वी गेट स्टार्टेड गाइस? Should we get started? Okay. Just give me 1 second. I'll switch on the studio lights and we'll start. Just 1 second, okay? Okay. Let's start with chapter number 2. So, either you can refer ICAI module or our module. It's all fine. They all have the same concept. Don't worry about this. Okay? So, we're going to start with chapter number 2. लेट्स से फ्रॉम आईसीआई मॉड्यूल डायरेक्टली. आप अपना मॉड्यूल भी सामने रखोगे तब भी कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहेगा बिकॉज सीक्वेंस बिल्कुल सेम है. ठीक है? टॉकिंग अबाउट चैप्टर नंबर 2, इट टॉक्स अबाउट द वर्ड बिजनेस एनवायरनमेंट. नाउ अकॉर्डिंग टू मी, दिस चैप्टर इज एक्चुअली, आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, इट्स अ बेस फॉर अ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट जो आपको सीए इंटरमीडिएट में पढ़ाया जाएगा, विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. एंड दोज ऑफ यू हु विल चूज एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप इन फ्यूचर, दीज कॉन्सेप्ट्स आर समवॉट गोइंग टू बी रेलेवेंट फॉर यू इवन इन योर प्रोफेशनल लाइफ एज वेल. ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 2 का सम इंपॉर्टेंट पार्ट्स. सबसे पहले let's come to one interesting line. Now, this chapter is all about the word business environment. So, we need to understand, first of all, what do you mean by the word business environment? So, from a company point of view or from any business organization point of view, तो business क्या हो सकता है? It can be a sole proprietor, participating in certain activities, let's say trading activity, manufacturing activity, service provide कर रहा है एक individual इंसान, या as a partnership firm आप ये services provide कर रहे हो, या प्रोडक्शन कर रहे हो, या लेट्स से एज अ कंपनी विच कैन बी अ स्मॉल कंपनी, इट कैन बी अ 1-person कंपनी, इट कैन बी प्राइवेट कंपनी, इट कैन बी पब्लिक कंपनी. देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. आप किसी भी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कोई ना कोई एक्टिविटी में अपने आप को एंगेज करते हो. इट कैन बी ट्रेडिंग एक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग एज आई टोल्ड यू, और अ सर्विस प्रोवाइडिंग एक्टिविटी. ये सब कुछ इनडायरेक्टली हमारे लिए वर्ड बिजनेस कहलाता है. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था,
act of being busy can be called as business in simple terms. But sir, हर business को ना बहुत सारे उसके आसपास के factors impact करते हैं, influence करते हैं, वो कहलाता है word business environment. तो business environment का मतलब है एवरीथिंग अराउंड अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस बिजनेस के डिसीजंस को, उस बिजनेस के सक्सेस को इंपैक्ट करते हैं, वो सब हमारे लिए क्या कहलाते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाते हैं. एंड बिजनेस एनवायरनमेंट ना हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूनिक होता है, अलग होता है, एंड शायद वो हर कंपनी को या हर एंटिटी को अलग तरीके से इंपैक्ट करेगा. तो हमें वही समझना पड़ेगा सबसे पहले, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड बिजनेस एनवायरनमेंट. उसको समझ करके फिर हम आगे बढ़ेंगे. देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट रिप्रेजेंट करता है सारे एक्सटर्नल फोर्सेस, एंड आई वुड से नॉट जस्ट एक्सटर्नल, अप टू सम एक्सटेंट इवन इंटरनल फोर्सेस या फैक्टर्स जो हमारे एक बिजनेस को इंपैक्ट करते हैं. सी, ऑल फैक्टर्स और कंडीशंस जो किसी न किसी तरीके से एग्जर्ट करते हैं, मतलब इंपैक्ट करते हैं हमारे बिजनेस के डिसीजंस को या हमारे स्ट्रेटजीज को या जो भी हम एक्शंस लेते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो सब कहलाता है मेरे लिए बिजनेस एनवायरनमेंट. बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या हमारे लिए कस्टमर्स आने वाले हैं? बिल्कुल आने वाले हैं. कॉम्पिटिटर्स आर द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. यस, क्रेडिटर्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज, आई वुड से पॉलिटिकल फैक्टर्स, ऑल ऑफ देम आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली पार्ट ऑफ द वर्ड बिजनेस एनवायरनमेंट. तो सर, बिजनेस एनवायरनमेंट वर्ड का मतलब समझ में आ गया, जो इस चैप्टर का नाम है एक्चुअली. फिर हमको समझना पड़ेगा सर बिजनेस एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है. हर इंपॉर्टेंट हेडिंग पे बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है. सो वी गोना स्टार्ट विद सम इंपॉर्टेंट हेडिंग्स कि बिजनेस एनवायरनमेंट के ही कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. ये मैंने आपको बहुत पहले बहुत अच्छे से पढ़ाया था, अगर आपको याद है क्या? बहुत अच्छे से हमने डिटेल में डिस्कस किया था वर्ड बिजनेस एनवायरनमेंट, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स याद है क्या किसी को? Are you guys able to recall the characteristics of business environment? देखो, पहला हेडिंग क्या बोलता है? कॉम्प्लेक्सिटी. ये बोलता है एक बिजनेस एनवायरनमेंट में इतने सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं, इसीलिए हम उसको बोलते हैं ये कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट है. शायद एक इंसान के लिए इन सारे फैक्टर्स को, सारे इन्फ्लुएंसेस को समझना और एक परफेक्ट डिसीजन लेना मे नॉट बी दैट इजी. सो दैट इज व्हाई दे से बिजनेस एनवायरनमेंट इज नॉर्मली अ कॉम्प्लेक्स्ड इन नेचर. द रीजन बीइंग देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, सो मेनी एस्पेक्ट्स जो एक बिजनेस को इंपैक्ट कर सकते हैं. थिंक अबाउट दिस. अब कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हो, बहुत सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन क्या है मेरे को बिजनेस करने का? क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस यू वांट टू स्टार्ट. डू यू वांट टू स्टार्ट अ सर्विस entity, do you want to start a trading company, मैन्युफैक्चरिंग करना है तो मैन्युफैक्चरिंग किस चीज का करना है, उसके अंदर क्या क्या इंडस्ट्रियल ऑप्शंस है तुम्हारे पास में, उसमें से किस इंडस्ट्री में आपको किस तरीके का प्रोडक्ट बनाना है, रॉ मटेरियल वाला प्रोडक्ट बनाने का है या फाइनल प्रोडक्ट कस्टमर को बनाने का है. तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आंसर देना मुश्किल रहता है. इसीलिए ऐसा बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है और एक इंसान को परफेक्टली पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट समझ में आए ये जरूरी नहीं है. दैट इज व्हाई द वर्ड कॉम्प्लेक्स. यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स और इवेंट्स और कंडीशंस जो अलग अलग तरीके से, अलग अलग सोर्सेस से आकर के हमारे बिजनेस को इंपैक्ट करते हैं. दूसरा चीज डायनेमिक. ये बोलता है जो एनवायरनमेंट है ना वो एकदम स्टेबल नहीं होता है, वो बदलते रहता है. इट कीप्स ऑन चेंजिंग. नाउ change in the business environment can be good or it can be bad also. It depends from entity perspective. Like for example, digital payments is good for certain companies but may be bad for certain industries. So I'm just trying to say जो business environment है वो dynamic nature का है because उसके अंदर इतने influences है, उनमें से किसी न किसी चीज में बदलाव आते ही रहेगा. It's not going to be something which is static or stable in nature. It's always going to be dynamic in nature. It will keep on changing. That is why every business manager or every business organization needs to be flexible कि वो adapt करते जाएं इन dynamic changes को. थर्ड चीज मल्टीफेशिएटेड. मतलब क्या है सर? हर जो बदलाव हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आता है, एवरी चेंज विच वी फेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट, शायद वो किसी एक के लिए पॉजिटिव रहेगा, मतलब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, या किसी और के लिए थ्रेट क्रिएट करेगा. मैंने आपको बताया सर डिजिटल पेमेंट्स है वो भी कुछ इंडस्ट्रीज के लिए अपॉर्चुनिटी बन के आया एंड कुछ लोगों के लिए थ्रेट बन के आया. तो जो एनवायरनमेंट के अंदर भी बदलाव आ रहे हैं ना वो हर किसी के लिए सेम इंपैक्ट लेकर के आएंगे जरूरी नहीं है. वो बदलाव उस एनवायरनमेंट को किस तरीके से आपके लिए पोज करता है, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी सब्जेक्टिव इन नेचर. दैट इज व्हाई दे यूज द वर्ड मल्टीफेशिएटेड. मतलब मल्टीपल फेसेस. मतलब एक एनवायरनमेंट में आने वाले बदलाव का इंपैक्ट पॉजिटिव ही रहेगा हर कंपनीज के लिए, ये जरूरी नहीं है. इट कैन बी पॉजिटिव फॉर सम और इट कैन बी नेगेटिव फॉर सम. सो इट कैन बी ईदर अपॉर्चुनिटी फॉर सम और थ्रेट फॉर अदर्स. थर्ड एंड द लास्ट वन, फार रीचिंग इंपैक्ट. ये बोलता है जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ना उसका कोई शॉर्ट टर्म इंपैक्ट नहीं आता हमारे बिजनेसेस के ऊपर, क्योंकि हमारा बिजनेस उस एनवायरनमेंट के अंदर ही
डेवलप होता है, उसके अंदर ही ग्रो करता है। तो इन सब चीजों का जो इंपैक्ट हमारे बिजनेस के ऊपर वो बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू आस्क मी अबाउट डिजिटल पेमेंट और इवन लेट्स से दिस कोविड-19 सिचुएशन, दिस विल हैव लॉट ऑफ फार रीचिंग इंपैक्ट ऑन लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज, लाइक हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हो गया, हमारा एयरलाइन इंडस्ट्री हो गया, उन सबके लिए इसका इंपैक्ट शॉर्ट टर्म नहीं रहेगा, काफी लॉन्ग टर्म तक उनके काम करने के तरीके को सिग्निफिकेंटली बदल दिया जाएगा। एंड आई एम श्योर इवन जो हमारा मेडिकल फैसिलिटीज वाला जो इंडस्ट्री है वहां पर भी सिग्निफिकेंट इंपैक्ट आएगा इन टर्म्स ऑफ हाउ डू दे डील विद न्यू फॉरेन डिजीजेस इन द कमिंग ईयर। सो इट्स नॉट गोइंग टू बी सिंपल। नाउ एवरीवन विल थिंक दैट कोई भी नया अगर डिजीज आएगा इवन दैट कैन बिकम अ पेंडेमिक, अब वो उसको लाइटली नहीं लेगा कोई भी कंट्री आइडियली इफ यू आस्क मी। सो फार रीचिंग इंपैक्ट इज जो एनवायरमेंट के अंदर बदलाव आता है ना उसका हमेशा शॉर्ट टर्म इंपैक्ट आए ये जरूरी नहीं है, जनरली उनका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट विजिबल होता है इन टर्म्स ऑफ योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। देखो बेटा, जब हम आज रिवीजन कर रहे हैं, मेरा ऑब्जेक्टिव है अगर आपने लास्ट कुछ दिनों के अंदर बीसीके को बुक को साइड में रख दिया है तो आप उसको वापस सामने रखें। जब हम डिस्कस कर रहे हैं मेरा बात सुने, आई विल गिव यू 2-3 मिनट्स आफ्टर एवरी कॉन्सेप्ट। वो 2-3 मिनट के अंदर मैं चाहूंगा रादर देन वेस्टिंग टाइम ऑन योर फोन या आप टाइम पास करें, उसके बजाय वो जो अपन ने डिस्कस किया उसको इमीडिएटली पढ़ भी लें। इफ यू रीड इट अलॉन्ग विथ मी, जितना तुम्हारा बेटर रिवीजन होगा ना वो तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स नाउ, क्विकली स्पेंड 2 मिनट्स ऑन ऑल दीज 4 पॉइंट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, बिकॉज आपको मालूम है एग्जाम में क्वेश्चन इनमें से कोई भी एक जो ये पार्ट है ये ऐसा कैसा उठाएगा, क्वेश्चन बनाएगा और बोलेगा ये किस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तुझे आंसर देना पॉसिबल तभी होगा जब तू उसको क्विकली रीड करेगा। समझना और लैंग्वेज रीड करना दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है बीसीके के अंदर। डू यू गेट दैट? क्विकली स्पेंड 2 मिनट्स, फटाफट से इसको पढ़ो, आगे बढ़ेंगे जल्दी से। डन, लेट्स गो नेक्स्ट। इंपॉर्टेंस ऑफ, सी गाइस, ये सब कुछ आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इट्स मोर ऑफ रिविजन, सो वी आर नॉट गोइंग टू गो वेरी वेरी स्लो। आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, डू यू गेट दैट? सो हम फटाफट से डिस्कस करेंगे, तो मैं थोड़ा कम टाइम मिलेगा रीड करने के लिए, बट आपको थोड़ा सा प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा, ठीक है? नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। चलो सर, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है समझ गया, उससे कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स भी समझ में आ गए। अब मुझे बताओ सर, बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर मैं समझ लेता हूं, इफ आई एम एबल टू एनालाइज बिजनेस एनवायरनमेंट ब्यूटीफुली, इसका फायदा क्या होने वाला है? अगर आप मुझे पूछोगे सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज, इफ यू कैन रियली अंडरस्टैंड सम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली अगर आप मुझे पूछोगे ना, सारे फ्यूचर के अंदर आने वाले अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर पाएगा और थ्रेट्स के लिए अपने आप को डिफेंड कर पाएगा या स्ट्रेटेजाइजिंग कर पाएगा। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है या पर्पस है कि क्यों अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना चाहिए। तो सर देखो, सबसे पहला एडवांटेज, यू विल बी एबल टू डिटरमाइन अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीजें दो ही होती है हर बिजनेस के अंदर। देखो सर, एक बात बोलता हूं, अपॉर्चुनिटीज आर देयर इन एवरी इंडस्ट्री, द ओनली गेम इज how timely you can identify that opportunity and grab on that on an immediate basis। इसी चीज के लिए अगर आपके पास में ऐसे स्ट्रेटेजिस्ट हैं जो लोग सर बिजनेस एनवायरनमेंट में फ्यूचर में आने वाले बदलाव को प्रिडिक्ट करते रहते हैं, फोरकास्ट करते रहते हैं, एंड लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू आस्क मी, फिटनेस इज बिकमिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्रीज कल्चर नाउ। इट वाज नॉट लाइक दिस 15-20 years back। 15-20 years back इतना फोकस नहीं था फिटनेस के ऊपर। नाउ पीपल लाइक टू कंज्यूम ग्रीन टी, दे वुड लाइक टू गोइंग they would like to join gyms and all। Now people want to go for yoga and meditation. A lot of people go for cycling nowadays. So this
trend is picking up significantly, and this trend was visible in lot of other countries earlier. was उसको पिक करके लोगों ने अडेप्ट करना शुरू किया. तो इसी तरीके से हमेशा ये इंपॉर्टेंट चीज रहता है दैट आप ना फ्यूचरिस्टिक बनो, अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने का ट्राई करो, एंड कभी कभी कुछ थ्रेड्स भी आपको विजिबल रहेंगे. लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज द बिगेस्ट थ्रेट फॉर लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज. जो हमारे कन्वेंशनल बिजनेसेस हैं उनके लिए सबसे बड़ा थ्रेट वही रहने वाला है. तो अगर आप मुझे पूछोगे बिजनेस एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करने का, एनालाइज करने का सबसे बड़ा एडवांटेज है आप अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर पाओगे एंड थ्रेट्स को भी आइडेंटिफाई करके उनसे डील कर पाओगे. एंड सर दो इंपॉर्टेंट चीज अगर आप बोलोगे तो सर कहना इसे इन दोनों पॉइंट से ही बाकी के पॉइंट्स बनेंगे. देखो गिविंग डायरेक्शन फॉर ग्रोथ मतलब अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करोगे तो जो ग्रोथ का डायरेक्शन उसको अडेप्ट कर पाओगे इजीली. इससे आपका रेपुटेशन बिल्डिंग हो पाएगा मार्केट के अंदर. एंड कैन आई से इससे आप कंपटीशन मीट कर पाओगे, मतलब जो आपके कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स हैं, राइवल सेलर्स जो हैं आपके इंडस्ट्री में, आप उनके कंपैरिजन में एक एज अचीव कर पाओगे. रिमेंबर आई टॉट यू वर्ड कॉम्पिटिटिव एज, मतलब आप अपने कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट में एक एज अचीव करते हो, मतलब यू मेक मोर प्रॉफिट्स देन योर कॉम्पिटिटर्स बिकॉज यू आर गुड एट समथिंग. कैन आई से दैट इज पॉसिबल बिकॉज यू हैव अ गुड set of people at the top who are able to understand that business environment well and they're able to take decisions on a right time. That is big, bottom line आपके लिए एक unique selling proposition बन जाएगा जिसकी वजह से आपको edge मिलेगा over your competitors. So can I say ये सारे के सारे जो points है ना, ये first point से connected है. theoretically लिखने के लिए उन्होंने 5 पॉइंट बना दिए. मेरे हिसाब से जो पहला पॉइंट है that is the biggest importance or reason why every organization needs to understand their business environment. Anyways, quickly spend 2 minutes, read these headings once again. I'm sure these are self-explanatory on their own. Done? Now, this is where a very common question is asked. Relationship between a business and its environment. Sir, actually में कितना important है एक business environment को समझना? ये depend करता है कि क्या relationship है आपके business और उसके environment के अंदर. 3 important points हैं यहाँ पे. पहला, exchange of information. पहला, exchange of information. Now, I'll tell you how important a business environment is. Rather, आप उल्टा सोचो. आपको एक बिजनेस शुरू करना है, ये इंफॉर्मेशन ही कहां से मिलता है, ये इनपुट से कहां से मिलते हैं? आपको बिजनेस एनवायरनमेंट से मिलते हैं. जब आप बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर अलग अलग तरीके से रिसर्च करते हो, फीजिबिलिटी स्टडी परफॉर्म करते हो, तब आपको पता चलता है ओके देयर इज अ एरिया जहां पर कोई कंपनी टारगेट नहीं कर रही है, इसलिए हमें शायद एक बिजनेस शुरू करना चाहिए. तो आपका जो इंफॉर्मेशन का इनपुट है वो भी आपको एनवायरनमेंट से मिलता है. तो एक बिजनेस के लिए सोचो, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एज अ इनपुट कि मैं क्या बिजनेस शुरू करना चाहिए, वो भी आपको एनवायरनमेंट से मिलने वाला है. तो हम बोल सकते हैं देयर इज a constant exchange of information and it's not like a one time thing कि आपको आइडिया मिल गया, आपने बिजनेस शुरू कर दिया. You have to keep adapting yourself. For example, आपने बिजनेस शुरू किया इस तरीके से रन करने के लिए, फ्यूचर के अंदर with time there is a change or let's say dynamism in the business environment. वो आपको वापस नया इंफॉर्मेशन इनपुट के फॉर्म में लगेगा जिससे आपके अपने काम करने के तरीके को बदलना पड़ेगा. So ये रेगुलर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है बिटवीन द बिजनेस एंड इट्स एनवायरनमेंट, वो इतना इंपॉर्टेंट है. इसके बिना एक बिजनेस रेलेवेंट ही नहीं रहेगा मेरे हिसाब से. इफ यू वांट योर बिजनेस टू इवन रिमेन रेलेवेंट और एक्सेप्टेबल इन द एनवायरनमेंट, आपको उनसे कॉन्स्टेंटली इनपुट्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा. एंड आई टेल यू व्हाट, समटाइम्स you have to even pass on the important information in your business to the environment. Like for example, आपको एक बात बोलता हूँ, व्हाइट हैट जूनियर, ये जो एक नया स्टार्टअप है जिसको बाइजू ने एक्वायर किया रिसेंटली, आई एम श्योर आपने देखा होगा. ठीक है, ये बच्चों को एट स्कूल लेवल कोडिंग सिखाता है. आई टेल यू व्हाट, ऑनेस्टली आई एम नॉट फॉर, मैं बहुत सपोर्ट नहीं करता हूँ उस चीज को. आई डोंट रियली सपोर्ट दैट अकॉर्डिंग टू मी. मेरे हिसाब से एट अ सच ए यंग लेवल forcing your kid to understand your coding and all, maybe उसका इंटरेस्ट ही नहीं होगा यार उस चीज के अंदर, और उसको इंटरेस्ट अगर होगा तो that person or that student will actually find his own way. But according to me, let's talk to the point part. वाइडर जूनियर एक कॉन्सेप्ट था जिसको बाइजू ने एक्वायर किया. नाउ बाइजू हैज स्टार्टेड एडवर्टाइजिंग दैट so heavily, making the Indian population realize the importance of coding. तो बेसिकली पहले उसको समझ में आया कोडिंग एक एसेंशियल पार्ट बन गया है पूरी दुनिया का, तो उसने एक एक स्टार्टअप को एक्वायर किया
That was taking information from the environment, and now he realized कि उसके पास जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट बहुत सारे लोगों को मालूम भी नहीं है, तो वो ये इंफॉर्मेशन एडवर्टाइजिंग के फॉर्म में आप लोगों तक लेकर के जा रहा है. तो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज इज ऑल्सो टू वे, इट्स नॉट जस्ट वन वे, इट इज बोथ वे. नाउ सेकंड थिंग, आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग आईपीएल देख रहे होंगे. पहली बात तो बेटा लिमिट में देखो, तुम्हारा एग्जाम्स है, ठीक है मेरे हिसाब से, बट स्टिल अगर तुम आईपीएल देख रहे हो, तुमको रिसेंट नोटिस किया होगा सिर्फ भर भर के जो ऐड आते हैं, वो ड्रीम 11 का ऐड दिख रहा होगा तुमको, फिर वो कोई तो एक सौरव गांगुली जो ऐड करता है उसके लिए एक वो कंपनी रहेगा, केएल राहुल, टीम 11, ड्रीम 11, पता नहीं क्या क्या. एंड यू विल रियलाइज वो सब लोग ना अपने आप को बस डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि मैं कैसे ड्रीम 11 से अलग हूं, मैं इससे कैसे अलग हूं. बस वो आपको बेचने का ट्राई कर रहा है कि तेरे को सिर्फ सट्टा ही खेलने का है ना, तू मेरे साथ में खेल और बेटर तरीके से खेल. डू यू गेट माय पॉइंट? मोबाइल प्रीमियर लीग बना दिया, फैन फाइट, पता नहीं क्या क्या बना दिया. I'm just trying to say it's a two-way communication. पहले इंफॉर्मेशन हमने एनवायरमेंट से उठाया, प्रोडक्ट बनाया, अब उस प्रोडक्ट को लोगों तक कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा थ्रू योर एडवर्टाइजिंग मैकेनिज्म्स, ताकि एक अच्छे तरीके से आप बिजनेस को ग्रो कर सकते हो. तो यस, एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन अ बिजनेस एंड इट्स एनवायरमेंट. इस पॉइंट नंबर 1 क्लियर टू यू? इस पॉइंट नंबर 1 क्लियर टू यू? नंबर 2, एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेस. ये सबसे सिंपल चीज है भाई. तेरे को बिजनेस शुरू करने का, उसके लिए क्या चाहिएगा? यू विल नीड लॉट ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, यू विल नीड पीपल इन टर्म्स ऑफ हु अंडरस्टैंड्स टेक्नोलॉजी, यू विल नीड रिसोर्सेस. तो बेसिकली इन्होंने वर्ड यूज किया है 5 M's. अनफॉर्चुनेटली वर्ड मेन यूज किया है, इट कैन बी वुमेन एज वेल. मनी, मेथड, मशीन, मटीरियल. ये बहुत ही कन्वेंशनल एक बुक से उठाया है इन्होंने. इन सिंपल टर्म्स, एक बिजनेस शुरू करने के लिए सारे जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो पैसे के टर्म्स के अंदर है, रॉ मटेरियल के फॉर्म में है, लेबर या आपके एम्प्लॉयज के फॉर्म में है, टैलेंट के फॉर्म में है, वो सब कुछ आपको एनवायरमेंट से आने वाला है. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है कि भैया एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ साथ में जो रिसोर्सेज है उनका एक्सचेंज भी इनके बीच में ही होने वाला है. एंड थर्ड वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज कॉल्ड एज एक्सचेंज ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पावर. अब देखो इसमें ना 2 चीजें हैं. पहला चीज, बिजनेस एनवायरनमेंट अपने आप में इतना स्ट्रांग होता है दैट दे हैव अ स्ट्रांग इन्फ्लुएंस ओवर अ बिजनेस. आई कंप्लीटली अग्री विद दिस कि जो आपका एनवायरनमेंट है उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है आपके बिजनेस के ऊपर. एनवायरनमेंट बदलेगा, बिजनेस को बदलाव अपने अंदर लेकर के आना पड़ेगा. इफ यू डोंट चेंज विद द बिजनेस एनवायरनमेंट, यू विल नॉट रिमेन रेलेवेंट इन द बिजनेस अकॉर्डिंग टू मी. तो यस, एक बहुत सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, सिग्निफिकेंट पावर है बिजनेस एनवायरनमेंट का बिजनेस के ऊपर. अब मैं बोलूंगा it is the other way around also in certain industries. In certain industries, like for example, if you ask me, Jio is becoming such a leader where they are driving how that environment will act. तो कभी कभी कुछ strong players like Jio हो गया, पतंजलि हो गया, in certain sectors, उन लोगों ने business environment के ऊपर भी थोड़ा अपना influence लेके आने का ट्राई किया. So it is both way. Majority cases में business environment ही influence करता है significantly हमारे business को, हमारे business के choices को, हमारे business के decisions को. But up to some extent कुछ businesses जो बहुत strong बन जाते हैं, they can also impact the business environment. It is also possible the other way around. Theoretically इसके बारे में कम लिखा है, but practically ऐसा आपको देखने को जरूर मिलेगा in lot of companies जो सर बहुत strong market position hold करते हैं. तो सर अभी के लिए this is your exchange of influence and power. ये 3 सबसे important relationship है between a business and its environment. 2 मिनट स्पेंड करो, फटाफट से पढ़ लो, तीनों का मतलब आपको समझ में आ चुका है. क्विकली देखो, अगर आपको मतलब समझ में आ गया ना, तो उससे कनेक्टेड कोई भी सेंटेंस लिखा भी ना, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट. आई एम श्योर अबाउट इट. इसलिए थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग क्लियर रखो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है. ठीक है, स्पेंड 2 मिनट्स बेटा. ये चैप्टर बहुत सिंपल है, सिर्फ दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है बिकॉज क्या है ना, देयर इज टू मच रिटन अबाउट बिजनेस एनवायरनमेंट. अदरवाइज बहुत सिंपल है. अगर आप हेडिंग स्टूडेंट से समझ लो ना, बहुत सिंपल. इट्स लाइक अ केक वॉक अकॉर्डिंग टू मी. और मेरा तो फेवरेट है ये यार,
पूरा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट है इसके ऊपर बना हुआ है. एंड आई टेल यू व्हाट, फ्यूचर में जब आप कोई एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन होल्ड करोगे, लेट्स से आफ्टर 10-15 ईयर्स, अभी इतना जल्दी तो पॉसिबल नहीं होगा, मे बी इन केस ऑफ स्टार्टअप्स आपको 2-4 साल के अंदर वो पोजीशन मिल सकता है पोस्ट क्वालिफिकेशन, बट आइडियली वंस यू हैव दैट स्ट्रेटेजिक पोजीशन, तब आपको इन चीजों का मतलब सही मायने में समझ में आएगा, बिकॉज आप इन टर्म्स को डे इन डे आउट यूज करना शुरू करोगे. Let's go next. Now, the next one is an interesting heading. इस हेडिंग से रिलेटेड ना दो चीजें दी हुई है, दोनों को अच्छे से समझना, अलग तरीके से समझना, क्वेश्चन को भी ढंग से पढ़ना और अकॉर्डिंगली आंसर देना. ठीक है, पहला देखो, ऑर्गेनाइजेशन रेस्पॉन्स टू इट्स एनवायरमेंट. एंड इस चैप्टर का जो सबसे लास्ट हेडिंग है ना, वो भी यही बोलता है. पहले मैं आपको ना इस चैप्टर का जो लास्ट हेडिंग है वो पढ़ाता हूं, वहां पर क्या स्ट्रेटेजिक रेस्पॉन्सेस के बारे में बात कर रहे हैं. तो ये रेस्पॉन्सेस ना जनरल रेस्पॉन्सेस है, फिर कुछ स्ट्रेटेजिक रेस्पॉन्सेस दिए हैं इस चैप्टर के एंड में. कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. देखो, स्ट्रेटेजिक रेस्पॉन्सेस टू बिजनेस एनवायरमेंट. तो पहले मुझे आपको ये पार्ट पढ़ाने दो, फिर मैं आपको वापस से वहां लेकर जाऊंगा और दोनों में डिफरेंस समझाऊंगा. और वो समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज थियोरेटिकली जब चैप्टर लिख रहा था ना, उसने सोचा नहीं कि मेरे को डिफरेंस बताने की जरूरत है, उसको बस दो अलग अलग कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाने थे, जो मेरे को लगता है सही है अपनी जगह पे. ठीक है, पहला चीज देखो, स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्सेस टू बिजनेस एनवायरमेंट मतलब क्या है. देखो सर, एज अ ऑर्गेनाइजेशन यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट. आपको समझ में आया क्या क्या इन्फ्लुएंसेस है जो आपके बिजनेस को इंपैक्ट करने वाले हैं, आपने अच्छे से एनालाइज किया आपके बिजनेस एनवायरमेंट को. अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है, आप एज अ ऑर्गेनाइजेशन क्या स्ट्रैटेजी डेवलप करोगे उस बिजनेस एनवायरमेंट से डील करने के लिए. तो स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस जो है ना, वो 3 दिए हुए हैं आपको. पहला वाला ऑप्शन जो है वो लिखा हुआ है लीस्ट रेजिस्टेंस. हो सकता है आप एज अ कन्वेंशनल ऑर्गेनाइजेशन रियलाइज करते हो कि एनवायरमेंट के जो इन्फ्लुएंसेस हैं उसमें इतना ज्यादा डायनेमिज्म है, इतना अनसर्टेनिटी है कि यार उसको फोरकास्ट करके एंड उसे इन्फ्लुएंस खुद से करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. मतलब आपको समझ में आ रहा है दैट बिजनेस एनवायरमेंट के अंदर जो डायनेमिज्म है, शायद आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो बट उसको प्रिडिक्ट करके उसको बीट नहीं कर सकते हो. डू यू गेट माय पॉइंट? दैट यू बिलीव इज नॉट पॉसिबल फॉर यू. सो व्हाट विल यू डू, यू विल रियलाइज दैट ठीक है, मेरा जो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या था कि मेरे को इंक्रीमेंटल ग्रोथ मिलती जाए, मैं जिस तरीके से काम कर रहा हूं मैं सर्वाइव कर जाऊं. हाँ, तो मैं क्या करूंगा, लीस्ट रेजिस्टेंस का मतलब है मैं एनवायरमेंट को बदलने का ट्राई नहीं करूंगा, ना मैं उसको ज्यादा फोरकास्ट प्रिडिक्ट करने का ट्राई करूंगा. मैं सिंपल चीज है, एनवायरमेंट में जो बदलाव आएगा उसे एक्सेप्ट करूंगा, अक्नॉलेज करूंगा, अडॉप्ट करूंगा और अकॉर्डिंगली अपने अंदर छोटे छोटे बदलाव लेकर के आते जाऊंगा. मतलब मुझे कुछ तूफानी काम नहीं करने का. आई जस्ट वॉन्ट टू गो विद द फ्लो. दैट मीन्स आई विल अंडरस्टैंड वॉट एवर इज चेंजिंग इन द बिजनेस एनवायरमेंट. आई विल एक्सेप्ट दैट नीड एंड आई विल कीप गोइंग अहेड. लाइक आई गिव यू वेरी सिंपल एग्जाम्पल. Let's say you run a small kirana shop in a neighborhood. आप एक neighborhood के अंदर छोटा सा किराना शॉप रन करते हो. पहले लोग व्हाइट ब्रेड कंज्यूम करते थे, तो आप व्हाइट ब्रेड बेचना शुरू कर दिए. नाउ पीपल सडनली started realizing नहीं, मेरे को ब्राउन ब्रेड खाने का, आई एम लिटिल हेल्थ कॉन्शियस.
तो मैंने ब्राउन ब्रेड बेचना शुरू कर दिया। मतलब मैं समझना नहीं चाहूंगा आप ऐसा क्यों कर रहे हो। आई डोंट वांट टू फोरकास्ट कि तुम फ्यूचर में क्या खाना चाहोगे। आज तुमको ब्राउन ब्रेड चाहिए ना, मैं वो परचेस करके बेचना शुरू कर देगा। तो और कुछ टाइम के बाद में लगता है तुमको मल्टीग्रेन ब्रेड खाने का है या ब्रेड ही नहीं खाने का, वॉट एवर द केस माइट बी, आई विल जस्ट एक्सेप्ट वॉट एनवायरमेंट इज सेइंग एंड आई विल जस्ट गो विद द फ्लो। दैट इज कॉल्ड एज लीस्ट रेजिस्टेंस। जहां बिजनेस सिर्फ मैनेज करना चाहता है बाय सर्वाइविंग। कैसे सर्वाइव करेगा? बाय कोपिंग अप। बस वो मैनेज कर रहा है जो चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरमेंट। Sorry guys, just 1 second. जो एनवायरमेंट में बदलाव आ रहा है ना, उस चेंज को बस एक्सेप्ट करते हुए कंटिन्यू करना चाहता है। दीज आर सिंपल गोल मेंटेनिंग यूनिट्स। मतलब वो अपने एग्जिस्टिंग गोल्स को मेंटेन करना चाहता है। हाँ, अब ऐसा सॉरी, they are very passive in their behavior and solely guided by the signals in। क्यों पैसिव बोला है? मतलब वो प्रोएक्टिव नहीं है, वो प्रिडिक्ट करने का ट्राई नहीं कर रहे। वो क्या बोल रहे हैं? जो सिग्नल्स हमें एनवायरमेंट से मिलेंगे उसको हम एक्सेप्ट करेंगे एंड विल जस्ट गो विद द फ्लो। हालांकि उन्होंने एक लाइन गलत बोली, मैंने आपको पहले ही बोला था, ऐसा नहीं बोल सकता दे आर नॉट एम्बिशियस, बट यू कैन से दे आर हैप्पी विद द एग्जिस्टिंग पाथ व्हाट दे हैव चोजन। दिस इज कॉल्ड एज least resistance. Is this point number 1 clear to you? I want everyone to spend 2 minutes, read the word least resistance once again, and then we'll continue with the remaining 2. Is point number 1 done? Is point number 1 done? Now come to point number 3, which is exactly opposite of least resistance. Dynamic response. Now this is not for all the organizations across the world. This is for very few organizations. ऐसे organizations जिनको लगता है वो बिजनेस एनवायरमेंट को ही थोड़ा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो बेसिकली दीज आर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशंस जिनके पास में अच्छा मार्केट शेयर है, अच्छे फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, अच्छा मार्केट में रेपुटेशन है। इनको लगता है, इनके पास इतना स्ट्रॉन्ग फीडबैक मैकेनिज्म है दैट इनको मालूम है फ्यूचर में आपके बिजनेस एनवायरमेंट में जो लोग हैं ना, उन्हें क्या लगने वाला है, व्हाट एग्जैक्टली दे वुड वांट इन फ्यूचर। दे हैव दैट काइंड ऑफ एनवायरमेंट वेयर दे प्रिडिक्ट व्हाट विल बी द नीड इन फ्यूचर। उसको दिमाग में रखते हुए ये लोग अभी से ऐसे स्ट्रेटेजिक choices लेते हैं that they can influence the environment up to some extent. That is called as dynamic response. मतलब आपको लगता है अब आप इतने पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन हो इस इंडस्ट्री के अंदर कि आप एनवायरमेंट को अप टू सम एक्सटेंट खुद इन्फ्लुएंस कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। तो आप क्या करोगे? अपने हिसाब से ऐसा स्ट्रेटेजी बनाओगे जो आपको लगता है बाकी जितने भी राइवल सेलर्स हैं आपके इंडस्ट्री में वो सब लोग उसको फॉलो करेंगे, उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो ये बहुत हायर लेवल वाला सिचुएशन है। देखो, एट एक्सट्रीमली हायर लेवल देयर आर दो बिजनेसेस जिनके पास में that regard external environmental forces as पार्शली मैनेजेबल। उनको लगता है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को ही मैनेज कर सकते हैं एंड कंट्रोल कर सकते हैं। उनके पास स्ट्रॉन्ग फीडबैक मैकेनिज्म है। उनको मालूम है वो सिर्फ थ्रेट्स को रिकॉग्नाइज या अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाएंगे, रादर वो इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो थ्रेट्स को भी अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, विच इज एक्सट्रीमली रेयर एंड वेरी फ्यू पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस कैन एक्चुअली डू दिस। सो दीज आर एक्सट्रीमली पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस इन सर्टेन इंडस्ट्रीज हु कैन गो फॉर दिस काइंड ऑफ स्ट्रेटेजिक चॉइस। तो बेसिकली क्या है ना, आप एनवायरमेंट को या तो एक्सेप्ट करके उसके हिसाब से काम करना चाहते हो या आप उसको ही थोड़ा इन्फ्लुएंस या मैनेज करना चाहते हो, ये आपका रिस्पॉन्स कहलाएगा डायनेमिक रिस्पॉन्स। कैन आई से दिस डायनेमिक रिस्पॉन्स इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ योर फर्स्ट रिस्पॉन्स, दैट इज योर लीस्ट रेजिस्टेंस। डू यू अंडरस्टैंड? लीस्ट रेजिस्टेंस एंड डायनेमिक रिस्पॉन्स, ये दोनों चीजों को पढ़ो। ये स्ट्रेटेजिक चॉइसेस है बेटा कि आप स्ट्रेटेजिकली क्या ऐसा चॉइस लोगे एज अ बिजनेस कि आप कैसे इन्फ्लुएंस करने का ट्राई करोगे बिजनेस एनवायरनमेंट को। तो थर्ड वाले में आप उसको इन्फ्लुएंस करने का ट्राई कर रहे हो, पहले वाले में आप सामना एनवायरनमेंट क्या बोल रहा है उसको एक्नॉलेज करके उसको ही अडॉप्ट करके आगे बढ़ना चाहते हो। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन टू ऑफ द अप्रोचेस। रीड दीज टू अप्रोचेस वंस अगेन, देन विल गो टू द थर्ड वन।
Done? Now, if you want the examples, there are very general examples. Simple, जियो अगर आप मुझे बोलोगे टेलीकॉम के अंदर आज की तारीख के अंदर डायनेमिक रिस्पॉन्स रहेगा उसका, ठीक है. BSNL हो गया, आइडिया वोडाफोन हो गया, मैं उनको लीस्ट रेजिस्टेंस में डालूंगा, एंड एयरटेल को मैं डालूंगा प्रोसीडिंग विद कॉशन के अंदर. दैट इज वन एग्जांपल. अनदर एग्जांपल, इफ यू आस्क मी इन टर्म्स ऑफ स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स, तो ये आर्ग्यूमेंट करना बहुत मुश्किल होगा कि यार सैमसंग या एप्पल वो डायनेमिक दोनों के दोनों आएंगे कि नहीं आएंगे. मैं ये जरूर बोल सकता हूं आपको, वन प्लस ने जो स्ट्रेटेजी अडॉप्ट किया था हमारे कंट्री के लिए स्पेसिफिकली और एशियन कंट्रीज के लिए, वो प्रोसीडिंग विद कॉशन था. सो व्हाट इज प्रोसीडिंग विद कॉशन? अकॉर्डिंग टू मी दैट इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट स्ट्रेटेजीज, क्योंकि प्रोसीडिंग विद कॉशन ना उसके लिए है जो सर मार्केट में सबसे बड़ा लीडर नहीं है, बट उसको लगता है वो काफी स्ट्रॉन्ग प्लेयर फ्यूचर में बन सकता है एंड वो अपना अच्छे पोजीशन को रिटेन कर सकता है. सो व्हाट इज कॉल्ड एज प्रोसीडिंग विद कॉशन? प्रोसीडिंग विद कॉशन मतलब आप ना इतने वीक प्लेयर भी नहीं हो कि आप कुछ भी फोरकास्टिंग नहीं कर सकते हो, आप इतने स्ट्रॉन्ग प्लेयर भी नहीं हो कि आप पूरे एनवायरमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हो. आप वो प्लेयर हो जिसके कुछ अच्छे स्ट्रेंथ्स हैं बट कुछ वीकनेसेस भी एग्जिस्ट करते हैं. तो आप पता क्या चाहोगे? यू वुड वांट एज अ ऑर्गेनाइजेशन टू पहले अंडरस्टैंड कि एनवायरमेंट में बदलाव क्या क्या आ रहे हैं, उस बदलाव से लोग किस तरीके से डील कर रहे हैं. आई मीन योर राइवल्स, हाउ आर दे डीलिंग विद दैट एनवायरमेंट. फिर उन्होंने जब डील किया उसमें से क्या अच्छे तरीके से टर्न आउट हुआ, क्या नेगेटिवली टर्न आउट हुआ, क्या स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस अच्छे थे, क्या वीक थे. उसके हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि आपके लिए शायद हो सकता है कुछ एनवायरमेंट में आने वाले बदलाव को फोरकास्ट करके कंट्रोल करना अच्छा है, एंड कुछ चीजों को बस एक्सेप्ट करके ही आगे बढ़ना अच्छा है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, एयरटेल ने कभी भी ऐसा नहीं बोला कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट कॉलिंग करो, इंटरनेट यूज करो. जियो ने ऐसा किया फॉर ऑलमोस्ट ए ईयर. एयरटेल नेवर डिड दैट. डू यू गेट माय पॉइंट? एयरटेल ने फिर भी आपको रेकरिंग चार्जेस चार्ज करते रहा, बट हाँ, उसने फिर क्या किया, धीरे 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 एडिशनल सर्विसेज को ऐड करने का ट्राई किया. तो प्रोसीडिंग विद कॉशन इज दैट स्ट्रेटेजी वेयर यू वांट टू सिट एंड एनालाइज जो एनवायरमेंट में आने वाले बदलाव है उनसे लोग किस किस तरीके से डील कर रहे हैं, क्या पॉजिटिव तरीके से टर्न आउट हो रहा है, क्या नेगेटिव टर्न आउट हो रहा है, उसमें से तुम्हारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, और फिर अकॉर्डिंगली आप उसके ऊपर एक्शन लेना चाहोगे. दैट इज कॉल्ड एज प्रोसीडिंग विद कॉशन अकॉर्डिंग टू मी. तो सर ये वो स्ट्रेटजी जहां पे एक कन्वेंशनल बिजनेस ने अच्छा काम किया, बट वो सिर्फ जंप करना नहीं चाहता है, वो वेट एंड वॉच करना चाहता है, वो वेट करके समझ करके फिर अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता है या अपने अंदर बदलाव लेके आना चाहता है. दैट इज कॉल्ड एज प्रोसीडिंग विद कॉशन. देखो, एट द नेक्स्ट लेवल आर दोज बिजनेसेस, they take an intelligent interest to adapt with the changing environment. मतलब वो मॉनिटर करना चाहेंगे क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, उनके इंपैक्ट को एनालाइज करना चाहेंगे कि उनके गोल्स के ऊपर, उनके एक्टिविटीज पे क्या इंपैक्ट आएंगे, और फिर उनके बेसिस पे अलग अलग स्ट्रेटेजीज बनाएंगे जो उनको सर्वाइव करने में, स्टेबिलिटी मेंटेन करने में, अपने आप को ग्रो करने में हेल्प करेंगे. वो सर क्या करते हैं, आने वाले फ्यूचर के जो कॉम्प्लेक्सिटीज है, अनसर्टेनिटीज है, उनको इवैल्यूएट करेंगे, सोचेंगे उनके बारे में, और एक अडेप्टिव सब सिस्टम क्रिएट करेंगे. मतलब एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करेंगे जहां वो सोचेंगे दैट मे बी देयर आर 10 चेंजेस इन द एनवायरमेंट, आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट 5 ऑफ देम and just go with the flow, but the remaining 5 I might go ahead and make some changes which might be इंडस्ट्री ब्रेक थ्रू. मतलब वो इंडस्ट्री में अपने आप के अंदर बेस्ट रहने वाला है जो कोई और बीट नहीं कर पाएगा. तो आप उस तरीके से डील करने का ट्राई करोगे. देखो, कोई भी एक कंपनी ना परफेक्ट फिट नहीं बैठती है, क्योंकि ये थियोरेटिकल सिनेरियोज है. हर कंपनी ना इनका कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकती है. लाइक अगर आप मुझे पूछोगे ना, ये प्रोसीडिंग विद कॉशन ना, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस प्लस दिस. मतलब कुछ चीजों में लीस्ट रेजिस्टेंस और कुछ चीजों में डायनेमिक पार्ट, बट दैट इज हाउ सब्जेक्टिवली यू आर गोइंग टू रन योर बिजनेस. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप मुझे पूछोगे अभी, आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ टाटा कंज्यूमर्स. टाटा कंज्यूमर्स ना ओरिजिनली कंपनी नाम टाटा ग्लोबल था, मैंने आपको बताया था. अब वो अपना एक सुपर ऐप लॉन्च करने वाला है जहां पर जैसे आपका BigBasket.com काम करता है, जैसे रिलायंस रिटेल काम करता है, उन सबका मर्ज होकर के एक सुपर ऐप बनेगा जहां से तुम ग्रोसरीज, ये सब बाकी सारी चीजें ऑनलाइन ऑर्डर कर पाओगे. तो अभी तक उन्होंने वेट किया. दे वर नॉट द फर्स्ट वन टू एंटर, दे विल प्रॉब्ली बी द लास्ट वन टू एंटर, बट दे वुड हैव एनालाइज्ड फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स एंड दे वुड वांट टू क्रिएट सच एन ऐप जो शायद ये सारी आपकी चीजों को फुलफिल करेगा. जरूरी नहीं आप परफेक्टली काम भी कर पाओगे और अच्छे से लेट्स से टारगेट मार्केट को ग्रैब कर पाओगे. मे और मे नॉट वर्क आउट, बट एटलीस्ट आपने इंटेलिजेंटली बैठ करके चीजों को समझ करके फिर उसके ऊपर एक्शन लेने का ट्राई किया. दैट इज कॉल्ड एज प्रोसीडिंग विद कॉशन. इट्स नॉट लाइक आप जंप कर रहे हो डायरेक्टली, अकॉर्डिंग टू मी. नाउ इसमें ना बहुत सारी चीजें हो सकती है बेटा. लाइक अभी जैसे जूम अगर आप बोलोगे तो जूम अपने आप के अंदर फर्स्ट वन था टू एंटर इन द इंडस्ट्री. नाउ
गूगल मीट करके आ जाएगा, यू हैव ऑलरेडी जियो मीट एंड ऑल. नाउ दीज आर न्यू एंट्रेंट्स. नाउ यू कैन से दे आर प्रोसीडिंग विद कॉशन. दे वुड हैव केयरली एनालाइज कि क्या चेंज करने का जरूरत है, क्या चेंज करने का जरूरत नहीं है. तो ऐसे आप अलग अलग जेनरिक एग्जांपल्स कंसीडर कर सकते हो अलग अलग इंडस्ट्री में, पर परफेक्ट एग्जांपल आपको मिले इन सबका ये बहुत मुश्किल होता है. बिकॉज कंपनीज रियल लाइफ में ना बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी से डील करता है. वो एक थियोरेटिकली परफेक्ट फिट नहीं बैठेगा मेरे हिसाब से. कोई अगर बोल भी देगा ना, मैं उससे कंप्लीटली अग्री नहीं करूंगा. बिकॉज एक कंपनी के बिना मल्टीपल स्ट्रेटेजीज होते हैं, और ना जितना बड़ा कंपनी रहेगा ना उसके उतनी अलग अलग स्ट्रेटेजीज रहेंगे. लाइक मैकडोनल्ड्स विल नॉट हैव द सेम स्ट्रेटेजी इन इंडिया and US. Coca-Cola will not have the same strategy for India and US. They will always have different strategies. Apple online store came so late in our country. In US, it's already very common for years. So there are reasons behind every decision what a company makes, according to me. I hope you understand this. These are your 3 strategic responses. Quickly spend. I believe यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है. तीनों का मतलब आपको आना चाहिए. Quickly spend 2 minutes. लीस्ट रेजिस्टेंस के बेस्ट एग्जांपल्स ना मेजॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट कंपनीज अकॉर्डिंग टू मी. आप BSNL कंसिडर कर सकते हो, एयर इंडिया कंसिडर कर सकते हो. वो कुछ नहीं करना चाहते यार. आई टेल यू, SBI को उधर नहीं डालूंगा मैं. SBI आई वुड से इज प्रोसीडिंग विद कॉशन. SBI इज अ क्लासिक एग्जांपल इन द बैंकिंग इंडस्ट्री ऑफ प्रोसीडिंग विद कॉशन. HDFC, ICICI, कोटक, इनको मैं शायद डायनेमिक के सेक्टर में डालूंगा. एंड फ्यूचर के अंदर आई बिलीव इवन SBI मे गो टू डायनेमिक बिकॉज द वे दे आर प्रोग्रेसिंग. बट लीस्ट रेजिस्टेंस के बेस्ट एग्जांपल्स गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं. BSNL, एयर इंडिया एंड ऑल, दे आर स्ट्रगलिंग यार. आई थिंक उनका वैल्यूएशन भी खराब होते जा रहा है एंड उनके लॉसेस बहुत पाइल अप होते जा रहे हैं. परवेजिव कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है बेटा, कॉम्प्लेक्सिटी मतलब जो चीजें डिफिकल्ट होती है अंडरस्टैंड बिकॉज देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स. परवेजिव इज समथिंग विच हैज अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट इन द लॉन्ग टर्म प्रोस्पेरिटी ऑफ अ कंपनी. तो मतलब ये जो बदलाव है ना, ऐसे बदलाव जिनका बहुत सिग्निफिकेंट इंपैक्ट आएगा आपके बिजनेस के ऊपर, ऐसे कॉम्प्लेक्सिटीज को आप आइडेंटिफाई करोगे एंड उनसे डील करने के बारे में सोचोगे, उसको बोलते हैं परवेजिव कॉम्प्लेक्सिटी. बेटा VI जो वोडाफोन आइडिया है ना, मेरे को लग रहा है सी आज के 5 साल पहले इफ दे वुड हैव डन दैट, शायद उनको मैं डायनेमिक या प्रोसीडिंग में बोलता. डायनेमिक तो वोडाफोन आइडिया हो ही नहीं सकता आज की तारीख में बिकॉज बैलेंस शीट में कुछ है ही नहीं उनके पास में. देयर इन अ वेरी डिफिकल्ट पोजीशन. दे जस्ट ट्राइंग अकॉर्डिंग टू मी. VI जस्ट लाइक रीब्रांडिंग, नथिंग ग्रेट. वो सिर्फ रीब्रांडिंग करने का ट्राई कर रहा है मेरे हिसाब से. एंड आई बिलीव तुम बोलने के लिए उसको बोल सकते हो प्रोसीडिंग विद कॉशन है, बट उसका इंपैक्ट जब तक विजिबल नहीं होता ना, मतलब सिर्फ नया रीब्रांडिंग करने से सब कुछ नहीं बदल जाता है. उससे इंपैक्ट क्या तुम्हारे सब्सक्राइबर्स के ऊपर आता है, क्या तुम्हारे आरपू के ऊपर आता है, वो इंपॉर्टेंट है. अगर वो आया तो फायदा होगा, वरना कोई फायदा नहीं होगा. तो मेरे हिसाब से बोलने के लिए प्रोसीडिंग विद कॉशन बोल दो, बट वी हैव टू सी द एक्चुअल इंपैक्ट ऑफ दैट इन 1 or 2 quarters. So if the company is able to revive themselves completely, if they come back to a normal situation, stability situation, then I would say it was a proceeding with caution situation. Otherwise you can say it's a least resistance part. ठीक है. नाउ लेट्स कम बैक टू द नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस रिस्पॉन्स टू इट्स एनवायरनमेंट. तो बेटा वो था क्या था कि क्या स्ट्रेटेजिक चॉइस लोगे आप. ये बोल रहा है लेट्स से आप टॉप लेवल मैनेजमेंट कंपनी के, आपने एनवायरनमेंट में कुछ जो बदलाव हो रहे हैं उनको समझा. अब इसकी वजह से आप क्या क्या बदलाव आपकी कंपनी में लाना चाहोगे. तो जनरल रिस्पॉन्सेज है. दीज आर नॉट स्ट्रेटेजिक. यू आर नॉट चेंजिंग योर स्ट्रेटेजी, यू आर मेकिंग सम जनरल चेंजेस. अब वो जो जनरल रिस्पॉन्सेज है उसमें पहला रिस्पॉन्स बोला है एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स. मतलब
ये ऐसा रिस्पॉन्स रहेगा जो लुक्स लाइक मोर इन एडमिन इन नेचर। एडमिन इन नेचर का मतलब क्या होता है? डे टू डे ऑपरेशंस को मैनेज करने वाला रिस्पॉन्स। वो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या? डे टू डे वर्किंग या ऑपरेशंस ऑफ अ बिजनेस को हैंडल करना, दैट इज कॉल्ड एज एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। तो अगर मैं बोलता हूं एक कंपनी में सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लाए जा रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से रिस्पॉन्ड किया जा रहा है, मतलब फॉर एग्जांपल ड्यू टू कोविड-19, लेट्स से व्हेन इट कम्स टू माय हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री और लेट्स से एनी इंडस्ट्री, मैं अपने बिजनेस के जो हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको बदल रहा हूं, जो शॉर्ट टर्म हमारा मिशन है उसको बदल रहा हूं। मतलब आई एम जस्ट मेकिंग सम कॉस्मेटिक चेंजेस इन माय मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स फॉर अ शॉर्टर पीरियड। इवेंचुअली व्हेन थिंग्स विल बिकम नॉर्मल, आई विल कम बैक टू माय नॉर्मल सिचुएशन, बट फॉर नाउ, फॉर दिस 6 months और 1 year, आई हैव सम कॉस्मेटिक चेंजेस इन माय existing business का mission and goals and objectives. That can be called as administrative response. See, the most common response can be called as administrative response. यहां पर आप क्या करोगे? या तो अपने मिशन को और क्लैरिफाई करोगे कि हाँ हमारा मिशन है। मिशन मतलब क्या है? Who you are, what do you do? हम क्या काम करते हैं। हाँ, कोविड-19 टाइम में हमारा मिशन थोड़ा अलग बन जाएगा फॉर दिस टाइम पीरियड। वापस विल कम बैक टू द नॉर्मल मिशन। फिर देखो आपके जो ऑब्जेक्टिव्स उनको थोड़ा बदल दोगे, पॉलिसीज को बदल दोगे, बजट्स को बदल दोगे, मतलब छोटा मोटा कॉस्मेटिक चेंजेस लेकर के आओगे। सो सर ये जो कॉस्मेटिक चेंजेस है या तो प्रोएक्टिव हो सकते हैं, मतलब फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने वाले, या रिएक्टिव कि जो बदलाव समझ में आया उसके हिसाब से हमने अपने आप को बदल दिया है एज अ बिजनेस। तो ये ना बिल्कुल छोटे मोटे कॉस्मेटिक चेंजेस है जो एक बिजनेस एनवायरनमेंट को समझते हुए अपने पॉलिसीज में, ऑब्जेक्टिव्स में लेके आ रहा है। दूसरा रिस्पॉन्स जो है दैट इज मोर लॉजिकल, कंपीटिंग रिस्पॉन्स या कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स। मतलब क्या है इसका? सर एनवायरनमेंट में कुछ बदलाव आया, हमको समझ में आया दिस चेंज इन द एनवायरनमेंट कैन बी अपॉर्चुनिटी, रादर दिस इज गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली, लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू आस्क मी, ये जितने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए आइडियली अगर आप मुझे पूछोगे ना, कोविड-19 इज अ शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी वेयर लॉट ऑफ पीपल were not, let's say, had subscribed these OTT platforms like Netflix हो गया, Amazon Prime हो गया. Now people are sitting at home, they cannot watch movies in a cinema hall till now. तो लोग क्या करेंगे? घर पे बैठ के नया कंटेंट देखने का ट्राई करेंगे. तो गेट योर यूजर यूज टू ऑफ इट. इसलिए आप नोटिस करोगे रिसेंटली नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम का जो नंबर ऑफ एड्स है वो बढ़ गया सिग्निफिकेंटली. वो चाहता है आप लोग उसको सब्सक्राइब करो, आप लोग को इसका आदत पड़ जाए. तो मतलब आपको लगता है ये वो टाइम है जब आपको आपके जो कॉम्पिटिटर्स है उनके अगेंस्ट में एज मिल सकता है. मतलब आप अपने, आपका जो रेस्पॉन्स है ना वो ऐसा रेस्पॉन्स है कि आप एक एज अचीव करना चाहते हो अगेंस्ट योर कॉम्पिटिटर राइट नाउ बिकॉज ऑफ अ चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट. दिस रेस्पॉन्स कैन बी कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव रेस्पॉन्स. देखो जब आपका रेस्पॉन्स एसोसिएटेड है नॉर्मली प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज के लिए, देखो आप क्या एक्शंस ले रहे हो, ऐसे एक्शंस जिससे आप एनहेंस करना चाहते हो आपकी कंपनी के परफॉर्मेंस को और एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मतलब एक एज अचीव करना चाहते हो over your rivals. Best example right now in these situations is because of this pandemic situation, the OTT platforms would have wanted to gain more ground when the cinema halls are closed down completely for the time being. Do you get my point? That would have been their way to look at it. Next, collective response. राजा आपको एक बात बताऊं, सेंचुरी प्लाईवुड जो है आजकल आप नोटिस करोगे ना, आधे से जो एड्स होते हैं वो एड्स में हमेशा बोलता है वायरस फ्री है हमारा ये प्लाईवुड, या हमारा जो बेड है वो बेड ऐसा है कि वो वायरसेस को प्रोटेक्ट करता है अपने आप को. मतलब एवरी एड समवेयर और द अदर इज लाइक बेसिकली हम लोग आपको वायरस से प्रोटेक्ट करेंगे. दैट्स द अप्रोच. बेसिकली आप अपने कॉम्पिटिटर से बेटर अपने आप को बताने का ट्राई कर रहे हो, आप इस करंट सिचुएशन को समझते हुए, बिकॉज आप साइकोलॉजिकली उस टारगेट मार्केट से डील कर रहे हो जो डरा हुआ है. उस डरे हुए टारगेट मार्केट को अभी हम कैसे कन्विंस कर सकते हैं, वो रिस्पॉन्स कहलाएगा कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स. जहां पर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है कि भाई ऐसा रिस्पॉन्स जिससे मुझे अपने कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट में एक एज मिलना चाहिए. लास्ट, कलेक्टिव रिस्पॉन्स. ये एक जनरल सिचुएशन है, मतलब हो सकता है कुछ ऐसा बदलाव आया है एनवायरनमेंट में जिससे आप अकेले डील नहीं कर सकते हो, एंड इसका इंपैक्ट ना सिर्फ आपके ऊपर नहीं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर आ रहा है. तो यू वुड वांट टू टेक अ कलेक्टिव रिस्पॉन्स. मतलब आप स्ट्रेटेजिक अलायंसेस करते हो, पार्टनरशिप्स करते हो, जॉइंट वेंचर्स करते हो, और सर साथ में आकर के इस प्रॉब्लम से डील करने का ट्राई कर रहे हो. दैट कैन बी कॉल्ड एज कलेक्टिव रिस्पॉन्स. यू कैन से अप टू सम एक्सटेंट वोडाफोन आइडिया कमिंग टुगेदर टू डील विद जियो वाज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू मी. सो यस, आई वुड से these strategic alliances, these tie-ups are nothing but my collective response where you believe अकेले डील करना पॉसिबल नहीं होगा, शायद everyone coming together can be a better way to deal with these kind of situation. That can be called as collective response. Do you get that? Quickly spend 2 minutes. ये आपके
जनरल रिस्पॉन्सेस थे। प्लीज आपको इन सब का मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में किसी भी सिचुएशन पे क्वेश्चन बन सकता है। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वो कौन से रिस्पॉन्स का सिचुएशन। बेटा देयर इज अ वर्ड कार्टल। कार्टल का मतलब होता है ग्रुप बनाना, समझ रहे हो? यस, कार्टल इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्स। इट इज कनेक्टेड टू कलेक्टिव रिस्पॉन्स ओनली। एंड जो वर्ड्स है ना, स्कैन करना, एनालाइज करना, दे आर सेम। लोग अलग अलग तरीके से उसको यूज करते हैं, दे आर इंटरचेंजेबल यूज, बट दे मीन द सेम थिंग व्हेन इट कम्स टू बिजनेस एनवायरनमेंट। एंड यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अगर आज टीवी पे 10 ऐड आ रहे हैं ना, 10 में से 8 ऐड, 8 आउट ऑफ 10 आई थिंक डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको बोल रहा है कैसे मैं आपको वायरस से प्रोटेक्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ एज अ ऑर्गेनाइजेशन। लाइक फॉर एग्जांपल, मास्टर कार्ड का ऐड क्या बोलता है वो, आई थिंक धोनी एंड पंकज कपूर का जो ऐड आता है, इट्स टैप एंड गो, टैप एंड गो, मतलब यू डोंट इवन हैव टू टच समवन टू स्वाइप योर कार्ड। सो यू नो एवरीवन इज जस्ट ट्राइंग टू डू दैट। कंसोर्टिया का मतलब बेटा ग्रुप होता है, ये अलग अलग इंटर नए सिनोनिम्स है बेटा, दे ऑल मीन द सेम थिंग। कंसोर्टिया, कंसोर्टियम बोल दो, कार्टल बोल दो, दे ऑल मीन द सेम थिंग। नहीं बेटा, दे शुड नॉट बी गिवन एज टू ऑप्शंस। कभी कभी ऐसे कैरिड अवे हो जाता है। थिंक एट अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, दे आर सेम एक्चुअली है। मैं आपको जेन्युइनली बोलता हूं, कभी कभी उन्होंने एक सेंटेंस के ऊपर, क्योंकि वो वर्ड मैच होना चाहिए, इसलिए उन्होंने सिमिलर वर्ड भी दिया है और प्रॉब्लम होती है। डोंट वरी अबाउट दिस। चलो, आई होप दीज रेस्पॉन्सेज आर क्लियर। लेट्स प्रोसीड नाउ। एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस, आई डोंट थिंक वी नीड टू आर्ग्यू अबाउट दैट। यस, आइडियली हर एनवायरमेंट का इंपैक्ट हर बिजनेस के ऊपर आएगा, बस कितना इंपैक्ट आएगा, कैसे इंपैक्ट आएगा, दैट विल वेरी फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट पार्ट, फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। मतलब आप कैसे एक एनवायरमेंट के इन्फ्लुएंस को समझने का ट्राई करोगे व्हेन इट कम्स टू अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने 3 स्टेप दिए, अकॉर्डिंग टू मी पहले 2 स्टेप भी लॉजिकल है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी आप एक बिजनेस एनवायरमेंट को एनालाइज कर रहे हो, स्कैन कर रहे हो, या आप समझने का ट्राई कर रहे हो उस फ्रेमवर्क को, आप पहले एक जनरल व्यू लेते हो कि भैया इस एनवायरमेंट के अंदर लेट्स से इज देयर अ कट थ्रोट कंपटीशन। मतलब जो कंपटीशन है उसके लिए तुम्हारे दिमाग में वर्ड क्या आता है? कट थ्रोट कंपटीशन है, हेल्दी कंपटीशन है, या बहुत वीक कंपटीशन है, या देयर इज नो कंपटीशन एट ऑल। सो यू नो देयर कैन बी मोनोपोली काइंड ऑफ सिचुएशन इन सर्टेन इंडस्ट्रीज, बट देयर कैन बी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन इन केस ऑफ सर्टेन इंडस्ट्रीज। सो पहला आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? तो जब आप एक एनवायरमेंट के इन्फ्लुएंस को एनालाइज करना चाहोगे, फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज योर इनिशियल व्यू इन टर्म्स ऑफ नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एनवायरमेंट। मतलब ये स्टेबल है, बहुत वॉलेटाइल है एनवायरमेंट, सर उस एनवायरमेंट के बारे में पहले आपका जनरल पर्सपेक्टिव आएगा। फिर आता है ऑडिटिंग ऑफ एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। अब उस एनवायरमेंट के इंटरनल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स, माइक्रो फैक्टर्स, मैक्रो फैक्टर्स, उनको अब इंडिविजुअली एनालाइज करके समझने का ट्राई करोगे कि किस फैक्टर का कितना इंपैक्ट आपके बिजनेस के ऊपर आ सकता है। सी, हो सकता है मैक्रो फैक्टर्स में पॉलिटिकल लीगल फैक्टर किसी इंडस्ट्री के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, या किसी इंडस्ट्री के लिए टेक्नोलॉजिकल फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो सर आपको इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसेस को फिर समझना पड़ेगा। पहले एक जनरल इनिशियल व्यू था, फिर एक डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग था, और थर्ड वाला पार्ट में ना वो जबरदस्ती बोल रहा है कि जब आपके बिजनेस एनवायरमेंट के अंदर ऐसी कुछ चीज रहेगी जिसका इमीडिएट इंपैक्ट आपके बिजनेस के ऊपर आता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है आपके कॉम्पिटिटर्स का स्ट्रेटेजी जो है, या जो आपका कॉम्पिटिटिव प्रेशर जो है एक इंडस्ट्री के अंदर, उसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट हमेशा एक बिजनेस के ऊपर आता है। देखो, फोकस टुवर्ड्स
द स्पेसिफिक और इमीडिएट एनवायरमेंट जिसका ज्यादा से ज्यादा इंपैक्ट आएगा ऑर्गेनाइजेशन पे, बेस्ट एग्जांपल है कॉम्पिटिटिव अरीना। ये सेटिंग में बोल कह रहा है कि कैसे आप बिजनेस एनवायरनमेंट का जो इन्फ्लुएंस आपके बिजनेस के ऊपर, उसको कैसे एनालाइज कर सकते हो। अप टू सम एक्सटेंट पढ़ाने का ट्राई कर रहा है वो, कि पहले एक इनिशियल व्यू लो, फिर एक स्पेसिफिक पार्ट को ऑडिट करो मतलब एग्जामिन करो इंडिविजुअली क्या क्या इंपैक्ट आ सकता है, और फिर सर एक ऐसा इमीडिएट ऐसा अरीना या इमीडिएट ऐसा फ्रेमवर्क जिसका डायरेक्टली मेजर इंपैक्ट आएगा आपके बिजनेस के ऊपर, उसको समझने का ट्राई करो। अननेसेसरली 3 स्टेप बनाए, इनडायरेक्टली आपको ये बोलने का ट्राई कर रहा है, जनरल अंडरस्टैंडिंग, देन स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग टू सी हाउ एंड व्हाट इज गोइंग टू पॉसिबली इंपैक्ट योर बिजनेस फ्रॉम दीज बिजनेस एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। ये बहुत सिंपल सा है, कभी आप रीड करके छोड़ सकते हो। आई वुड से मोर इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस, एनवायरमेंटल स्कैनिंग, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एनवायरमेंटल स्कैनिंग? अब मैं जो बोल रहा हूं ना, एनवायरमेंटल स्कैनिंग एंड एनवायरमेंटल एनालिसिस दोनों का मतलब सेम है, प्रूव कर दूंगा आपको मैं डेफिनेशन के साथ में। देखो एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्या होता है, एनवायरमेंटल स्कैनिंग का मतलब होता है कि आपका जो बिजनेस एनवायरमेंट है उसके अंदर होने वाले जो इवेंट्स है, या उन इवेंट से जो आपको ट्रेंड समझ में आ रहे हैं, या जो इश्यूज आपको मिल रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आपको मिल रहे हैं, उन सबको आप धीरे धीरे ढूंढना शुरू करो, आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई करने के बाद में उनको एनालाइज करो, फिर आप सोचो इसका इंपैक्ट आपके बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर क्या आएगा, क्या इससे आपके बिजनेस को कुछ नया अपॉर्चुनिटी मिल रहा है क्या, या कोई पॉसिबल थ्रेट मिल रहा है क्या। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं एनवायरमेंटल स्कैनिंग। देखो इट कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर करता है क्या, द रेलेवेंट एनवायरमेंट। व्हाट इज पार्ट ऑफ रेलेवेंट एनवायरमेंट, द माइक्रो एंड मैक्रो फैक्टर्स, जिससे आप अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे और ताकि सही डिसीजंस ले पाओगे। सर इस स्कैनिंग के अंदर होता क्या है, कैन यू सी दिस एनवायरमेंटल स्कैनिंग आइडियली विल इंक्लूड 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स। ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको एनवायरमेंटल स्कैनिंग समझना है तो आपको 4 वर्ड समझ में आने चाहिए। पहला वर्ड है इवेंट्स। What are the events? Events are nothing but the incidents, कुछ ऐसे situations या ऐसे इंसिडेंट जो हुए हैं या अराइज हुए हैं आपके बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर। लाइक फॉर एग्जांपल कोविड-19 अकॉर्डिंग टू मी was an event, but this event would have triggered lot of new trends. Like for example, more people becoming health conscious comparatively. Now I'll tell you what, in future people will go for regular body checkups also. In future they would want to be more you can say on their on their toes when it comes to maintaining the good health part. तो थोड़ा इससे एक नया बदलाव आने वाला है, इससे नए इश्यूज रेज हुए हैं, नए एक्सपेक्टेशंस रेज हुए हैं, तो सब कनेक्टेड है। इवेंट मतलब कोई भी ऐसा सिचुएशन, कोई भी ऐसा कंडीशन जो एक अलग तरीके से एक बदलाव लेकर के आया था मेरे एनवायरनमेंट के अंदर। तो देखो दीज आर स्पेसिफिक ऑकरेंसेस which takes place in environment. Now these can be certain happenings. जब ये इवेंट पावरफुल बनना शुरू हो जाए, या ये इवेंट और बहुत सारे इवेंट्स को रेज करता है, ओरिजिनेट करता है, तब हमें एक ट्रेंड समझ में आता है। देखो ट्रेंड्स आर नथिंग बट जनरल टेंडेंसीज और कोर्स ऑफ एक्शन अलोंग विच द इवेंट टेक्स प्लेस। मतलब बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं जो सर उसके अराउंड ही हो रहे हैं, जिससे हमको एक नया ट्रेंड समझ में आएगा। तो सर जब आप ट्रेंड्स को आप ऐसा बोलते हो, जब इवेंट्स को साथ में ग्रुप करोगे, साथ में लेके आओगे, तो आपको एक नया बदलाव का प्रोसेस समझ में आएगा। और ट्रेंड हमेशा ना कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है एंड कोई ना कोई थ्रेट क्रिएट करता है। तो आपको उस ट्रेंड को एनालाइज करके नए इश्यूज ढूंढना पड़ेगा। तो व्हाट आर द इश्यूज? दीज आर द कंसर्न्स जो सर उन इवेंट्स की वजह से, उन ट्रेंड्स की वजह से आपको मिलता है। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इन इश्यूज को, ताकि आप उनको एड्रेस कर सकते हो। वो इश्यूज ना इनडायरेक्टली आपके टारगेट मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के बारे में बताएगा कि एग्जैक्टली आपका टारगेट मार्केट इस ट्रेंड की वजह से क्या नया चाहता है आपसे। वो एक्सपेक्टेशंस आपको बताएंगे व्हाट एग्जैक्टली चेंज यू शुड ब्रिंग इन योर बिजनेस, ताकि आप इस कस्टमर को रिटेन कर पाओगे और आगे फ्यूचर में अच्छा पैसा कमा पाओगे या सक्सेसफुली ग्रो कर पाओगे। दैट इज कॉल्ड एज योर एक्सपेक्टेशंस। डू यू गेट दैट? सो दे ऑल आर कनेक्टेड। आई वुड से event is a certain situation. When these situations or around those situations there are multiple events, it becomes a new trend. ट्रेंड से आपको नए कंसर्न्स, नए इश्यूज समझ में आएंगे और उससे आपको आपके टारगेट मार्केट के एक्सपेक्टेशन समझ में आएगा, जिससे आप अपने बिजनेस के अंदर बदलाव ला करके उस टारगेट मार्केट को केटर कर पाओगे। दीज आर द 4 टर्म्स।
quickly spend 2 minutes, read them. लेट्स गो नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. इसने को दो ब्रॉडर लेवल पे डिवाइड किए हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. दोनों का पहले डेफिनेशन समझते हैं, फिर एक्सटर्नल में माइक्रो मैक्रो क्या बोलता है वो समझेंगे हम डिटेल में. ठीक है, फिर हमारा एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आएगा पेस्टल एनालिसिस एंड द चैप्टर विल बी ओवर. ठीक है, लेट्स गो टू इंटरनल एनवायरनमेंट. एक इंटरेस्टिंग डेफिनेशन, इसको मार्क करना. इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है? अगर आप मुझे पूछोगे, एक ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग होते हैं, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट देयर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज, देयर टॉप लेवल मैनेजमेंट, दे आर पार्ट ऑफ देयर इंटरनल एनवायरनमेंट. सो जो हमारे कंडीशन जो है, एग्जिस्टिंग कंपनी का जो अंदर का कंडीशन है, फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हो, वीक हो, या आपके लोग कैसे हैं, और आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, आपके वीकनेसेस क्या है, वो इनडायरेक्टली मेरे लिए इंटरनल एनवायरनमेंट कहलाता है. देखो, इट इंक्लूड्स सर्टेन कंडीशंस, पीपल, इवेंट्स और फैक्टर्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन जो उस ऑर्गेनाइजेशन के चॉइसेस को इंपैक्ट करता है, उनके एम्प्लॉइज के बिहेवियर को इंपैक्ट करता है, वो कहलाता है इंटरनल एनवायरनमेंट. देखो इसमें क्या क्या आएगा. हमारा कंपनी का वैल्यू सिस्टम क्या है, मतलब हम किस चीज को सपोर्ट करते हैं, किस चीज को सपोर्ट नहीं करते हैं. हमारा मिशन क्या है, मतलब हम एग्जैक्टली क्या करते हैं, किस टारगेट मार्केट को कैटर करते हैं. हमारा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, मतलब हमारे पास डायरेक्टली टॉप लेवल पे 2 लोग हैं, बाकी सब कुछ एक ही साथ में काम करते हैं, या ऐसा आपको पता है क्या, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल आपको पढ़ाया होगा. उसके अलावा भी और अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स होते हैं. मतलब हमारा हेड ऑफिस अलग से हो सकता है, हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस अलग से हो सकता है, हमारा बिजनेस ऑफिस अलग हो सकता है, फंक्शनल ऑफिस अलग से हो सकते हैं. ये सब आपको सीए इंटर में पढ़ाया जाएगा. रादर ये सब कुछ ना, दिस ऑल विल कम अंडर सीए इंटरमीडिएट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सिलेबस. तो ये इंटरनल एनवायरनमेंट जो है, बेसिकली दीज आर द पीपल और कंडीशंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो उस ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस को, चॉइसेस को इंपैक्ट करता है, वो कहलाता है इंटरनल एनवायरनमेंट. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टेक्निकली इंक्लूड्स एवरीथिंग आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. इसमें कुछ लिमिटेड एक्टिविटीज नहीं, कुछ भी आ सकता है. इट कैन बी योर माइक्रो एनवायरमेंटल पार्ट्स और इट कैन बी मैक्रो. माइक्रो मतलब विच आर क्लोज टू ऑर्गेनाइजेशन बट नॉट इन द ऑर्गेनाइजेशन. सो इफ यू आस्क मी, योर कस्टमर्स, योर कॉम्पिटिटर्स, योर सप्लायर्स, योर इंटरमीडियरीज, दे ऑल आर पार्ट ऑफ योर माइक्रो एनवायरमेंट. Macro environment will include your political factors, legal factors, technological factors, global factors, economic factors, जो सर आपके कंट्रोल के बियॉन्ड है बट सर वो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, वो कहलाते हैं मेरे माइक्रो एंड मैक्रो फैक्टर्स. हम इन सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट वन. सबसे पहले आपको बताया होगा एक वर्ड, स्वॉट एनालिसिस, SWOT. अगर आपको सबको याद है क्या, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस दोनों मेरे इंटरनल फैक्टर्स थे, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट मेरे लिए दोनों एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं. स्ट्रेंथ के लिए एक वर्ड याद रखना, इनहेरेंट कैपेसिटी. मतलब ऐसा कोई टैलेंट या स्किल सेट या कैपेसिटी जो आपकी कंपनी के अंदर एग्जिस्ट करता है, जो आपको एज देता है ओवर योर कॉम्पिटिटर, दैट कैन बी कॉल्ड एज स्ट्रेंथ. वीकनेस जो है वो आपके लिए इनहेरेंट लिमिटेशन है, आपका एक ऐसा यू कैन से लिमिटेशन है जिसकी वजह से आपके कॉम्पिटिटर को एज मिल रहा है अगेंस्ट यू, दैट कैन बी कॉल्ड एज वीकनेस, दैट इज इनहेरेंट लिमिटेशन. रिमेंबर दीज वर्ड्स, मैंने आपको इनको बहुत डिटेल में पढ़ाया है. इनहेरेंट कैपेसिटी, इनहेरेंट लिमिटेशन.
अपॉर्चुनिटी से मतलब ये एक्सटर्नल फैक्टर है, जब फ्यूचर में आपको एक फेवरेबल कंडीशन दिख रहा है एनवायरमेंट में जिसकी वजह से आपको फायदा होने वाला, दैट कैन बी कॉल्ड एज अपॉर्चुनिटी। और अगर अनफेवरेबल कंडीशन दिख रहा है तो वो कहलाएगा थ्रेट, जहां पर आपके बिजनेस के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट आने वाला है। आई एम श्योर ये चारों वर्ड्स आपको बहुत डिटेल में पढ़ाए थे, चारों आपको समझते हैं। क्विकली स्पेंड 1 मिनट, रीड ऑल दीज 4 once again। मैंने आपको स्वॉट के आगे टोज मैट्रिक्स पढ़ाया था, हाउ डू यू एक्सटेंड स्वॉट एंड हाउ डू यू यूज दी स्वॉट का वेरिएबल्स, वो भी डिस्कस कराया था डिटेल के अंदर। एनीवेज, क्विकली स्पेंड 2 minutes, रीड ऑल दीज 4 points, विल प्रोसीड। अरे तुमको समझ में आ रहा है क्या? सब लोग को सो रहे हो क्या, जग रहे हो तुम लोग? Are you guys awake? Good. मेरे को कोरोना नहीं हुआ, तुम टेंशन मत लो। सो आई हैव दिस वेरी बैड कोल्ड विच कभी भी आता है, मतलब उस कोल्ड का कोई डे नहीं है ऐसा। अरे कुछ भी होता है, मतलब वन फाइन मॉर्निंग आई वेक अप एंड आई रियलाइज आज कोल्ड है, इट्स लाइक आज ट्यूसडे टाइम, आज कोल्ड है, ऐसा है। एंड यू कांट डे दैट डे, कुछ नहीं कर सकते। अब अनफॉर्चुनेटली जिस दिन हमारा लेक्चर है उस दिन ही है, तो वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। हाँ हाँ हाँ। It's not about rain and all. I was, staying in Goa for a lot of days, and there is a weather shift. वहाँ बहुत गर्मी है दोपहर के अंदर, and the weather here is comparatively cold. So that's why I think थोड़ा shift हो गया और कुछ नहीं, nothing else. Continue करें? चलो ना, देखो एक सिंपल चीज अगर आप मुझे पूछोगे, कैन आई से हर ऑर्गेनाइजेशन चाहेगा अपने स्ट्रेंथ्स को, थिंक अबाउट एनी ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट थिंग फर्स्ट आई वुड वांट दैट ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू आइडेंटिफाई व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स, क्योंकि आप स्ट्रेंथ्स के बेसिस पे ही उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर पाओगे, कैपिटलाइज कर पाओगे। तो कैन आई से स्ट्रेंथ्स के बेसिस के ऊपर आप अपॉर्चुनिटीज को कैपिटलाइज करो एंड धीरे धीरे अपने वीकनेसेस को रिड्यूस करने का ट्राई करो, उनके इंपैक्ट को रिड्यूस करने का ट्राई करो। एंड सर जो फ्यूचर में आने वाले थ्रेट्स है, देखो थ्रेट्स को आप कंप्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते हो, एंड बहुत रेयरली ऑर्गेनाइजेशंस थ्रेट्स को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो बहुत ही रेयर होता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं उन थ्रेट्स के इंपैक्ट को आप न्यूट्रलाइज करो, रिड्यूस करो, वीकनेस का इंपैक्ट नेगेटिव ना आए, यही आप अचीव करना चाहोगे। इसीलिए आपको बार बार बोला जाता है दैट एज अ ऑर्गेनाइजेशन keep doing a SWOT analysis on yourself and on your competitors to keep identifying what you are doing great, where you are lacking, what you need to capitalize and what you need to defend from. That is the gist of your SWOT analysis. ये ना एक essential part है, हर ऑर्गेनाइजेशन बोलता नहीं है हम SWOT एनालिसिस लगा रहे हैं, बट इनडायरेक्टली SWOT एनालिसिस इज अ इनहेरेंट एनालिसिस जो आप बाय डिफॉल्ट हर डिसीजन से पहले अप्लाई ही करते हो। सो डोंट वरी अबाउट दिस, द SWOT इज लाइक अ इनहेरेंट मतलब बाय डिफॉल्ट, जो बाय डिफॉल्ट एग्जिस्ट करता है, इसको बोलने की जरूरत नहीं है एक्सप्लिसिटली, दिस एग्जिस्ट बिफोर एवरी डिसीजन अकॉर्डिंग टू मी, दिस इज कॉल्ड एज SWOT एनालिसिस और SWOT मैट्रिक्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
लेट्स टॉक अबाउट माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरमेंट। कैन यू सी, माइक्रो में उसने देखो स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस को ऐड किया है, इधर अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। बोलने के लिए अगर आप मुझे बोलोगे माइक्रो मैक्रो दोनों एक्सटर्नल एनवायरमेंट के पार्ट थे, तो सर आप तो मेरे से आर्ग्यू करोगे, कैसे सर आपने बोला था स्ट्रेंथ्स वीकनेस इंटरनल होते हैं। बेटा एक्चुअली इंटरनल होते हैं, उन्होंने ऐसा उसको लिखा हुआ है। मेरे हिसाब से स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस आर ऑलवेज इंटरनल, जो आपको इंटरमीडिएट में पढ़ाएंगे भी एंड इवन बिजनेस मैनेजमेंट की बुक्स में पढ़ाएंगे। एंड जो अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स है वो सर एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस आपके इंटरनल फैक्टर्स होते हैं अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट्स कम टू डिस्कशन ऑन माइक्रो एनवायरमेंट एंड मैक्रो एनवायरमेंट। नाउ पहले माइक्रो को डिस्कस कर लेते हैं। देखो माइक्रो और मैक्रो में ना बेटा क्वेश्चंस बहुत आसान से होते हैं, क्योंकि ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो पढ़ के एक बार में समझ में आ जाते हैं। तो एक बार रफली ओवरऑल लेवल पे दोनों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर उसमें से पेस्टल को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, दैट इज पार्ट ऑफ योर मैक्रो एनवायरमेंट। सर माइक्रो एनवायरमेंट में क्या आएगा? सर ऐसे चीजें जो सर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो नहीं है, क्योंकि माइक्रो भी एक्सटर्नल एनवायरमेंट का पार्ट है, बट रिमेंबर दीज आर वेरी क्लोज टू योर ऑर्गेनाइजेशन। सो व्हाट इज क्लोज टू योर ऑर्गेनाइजेशन? द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इफ यू आस्क मी, योर कस्टमर्स। So customers are not, within the organization, they are always outside the organization, but they are very close to the organization. So can I say, एक customer को समझना, what your customer really wants, what is their expectation in terms of quality of service, quality of packaging, the pricing part, तो आपको customer को समझना बहुत जरूरी होता है। तो पहले आपको ये explain करेगा customer क्या होता है। देखो, one who pays to acquire the product or a service is called as customer. Nice. आपको मालूम है ना, customer consumer हमेशा सेम हो जरूरी नहीं है। सो फॉर एग्जाम्पल, कंपनी से एक होलसेलर ने परचेज किया तो होलसेलर कस्टमर हो गया, पर होलसेलर ने कंज्यूम किया, जरूरी नहीं है कंज्यूमर मैं भी हो सकता हूं, समझ रहे हो ना? तो कस्टमर एंड कंज्यूमर कैन बी डिफरेंट, आई एम श्योर यू नो दिस रियली वेल। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन। अब यहां पे आप आर्ग्यू कर सकते हो, सो ऑर्गेनाइजेशन तो इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट है, व्हाई आर यू इंक्लूडिंग दैट इन माइक्रो? देखो बेटा, बहुत सारे स्ट्रेटेजिस्ट ने इसको माइक्रो में डाला है, बहुत सारे स्ट्रेटेजिस्ट ने उसको इंटरनल में डाला है, ऐसा आर्ग्यूमेंट हो सकता है, बट थियरिटिकली मैं बोलूंगा तुम इसको माइक्रो में कंसीडर करो, इट्स फाइन। देखो, इट कंसिस्ट ऑफ योर owners, that means your shareholders, board of directors, that means your whole time directors, your independent directors, जो लोग ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं, और तीसरा योर एम्प्लॉइज, क्योंकि एम्प्लॉइज वैसे बोलने के लिए कंपनी के अंदर के हैं, बट अल्टीमेटली दे आर कमिंग फ्रॉम बिजनेस एनवायरमेंट ओनली, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, व्हाट इज मार्केट? मार्केट एक बहुत ब्रॉडर वर्ड है, मतलब मार्केट इज नॉट जस्ट योर कस्टमर्स। सो मार्केट इज अ जनरल टर्म वेर यू से टारगेट मार्केट का साइज क्या है, टारगेट मार्केट के एक्सपेक्टेशंस क्या है, क्या आपके कस्टमर्स प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स हैं, या आपका जो कॉस्टिंग है वो मार्केट के अंदर बाकी प्लेयर्स से ज्यादा है या नहीं। तो मार्केट ना एक बहुत बड़ा वर्ड होता है, जिसके अंदर प्राइस सेंसिटिविटी, मतलब हाउ सेंसिटिव योर कस्टमर्स आर टुवर्ड्स द प्राइस, दैट मींस इफ यू रेज द प्राइस बाय 1 or 2 रुपी, विल द कस्टमर गो अवे टू समवन एल्स। नेक्स्ट, मार्केट मैच्योरिटी, क्या मार्केट आपके प्रोडक्ट के लिए मैच्योर्ड है, मतलब उसे आपको यह समझाने का जरूरत नहीं आपका प्रोडक्ट करता क्या है, उसे डायरेक्टली प्रोडक्ट को बेचने का है, या सर कभी कभी मार्केट बिल्कुल एमेच्योर रहेगा इन टर्म्स ऑफ सर्टेन टेक्नोलॉजीज, तो पहले आपको लोगों को समझाना पड़ेगा ये टेक्नोलॉजी का फायदा क्या है, फिर लोग उस प्रोडक्ट को परचेस करने का ट्राई करेंगे। कॉस्ट स्ट्रक्चर, मतलब क्या मार्केट में कॉस्ट स्ट्रक्चर बहुत जनरल वर्ड है, एक कॉस्टिंग करके एक सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा, जहां अलग अलग टाइप से कॉस्ट पढ़ाए जाएंगे आपको, लाइक डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, देन इनडायरेक्ट कॉस्ट को अदर वर्ड्स में ओवरहेड्स भी बोलते हैं, ये सब अलग अलग टर्म्स आपको बताए जाएंगे। मतलब आपको समझना पड़ेगा दैट इन टर्म्स ऑफ माई कॉस्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट व्हाट पॉइंट्स आई नीड टू कीप इन माइंड, मतलब क्या इस इंडस्ट्री में अगर प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स है तो मुझे मेरे कॉस्ट को इतना मिनिमाइज करना पड़ेगा ताकि मैं एटलीस्ट कुछ मार्जिन अर्न कर पाऊं, एंड आई कैन नॉट चार्ज ए प्रीमियम प्राइसिंग। तो इट्स वेरी सब्जेक्टिव। कॉस्ट स्ट्रक्चर इज अ जनरल वर्ड, क्या क्या चीजें आपके कॉस्ट को इंपैक्ट करती है जो अल्टीमेटली आपके सेलिंग प्राइस को इंपैक्ट करेगा, उस अंडरस्टैंडिंग को मार्केट अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रहा है, किसी भी चीज को डिटेल में नहीं पढ़ाया इसने। इंटरमीडियरीज आर बेसिकली यू कैन से मिडिल मैन और मिडिल वुमेन, मतलब मैन्युफैक्चरर, यू हैव होलसेलर्स, रिटेलर्स, जो आपको कंज्यूमर से कनेक्ट करते हैं, वो कहलाएंगे मेरे लिए इंटरमीडियरीज। नेक्स्ट, कॉम्पिटिटर्स, सिंपल है, अदर प्लेयर्स इन द इंडस्ट्री कैन बी कॉल्ड एज कॉम्पिटिटर्स। सप्लायर्स आर दोज पीपल जो आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिसके बेसिस के ऊपर आप एक फाइनल प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हो। तो कैन आई से रॉ मटेरियल सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, देन यू हैव इंटरमीडियरीज एंड देन यू हैव कस्टमर। डू यू गेट माय पॉइंट? दैट्स हाउ द वर्टिकल स्ट्रक्चर इज फॉर्म। सो यू हैव इन सिंपल टर्म्स रॉ मटेरियल सप्लायर, उसके बाद आता है मैन्युफैक्चरर, फिर आप बोल सकते हो इंटरमीडियरीज, एंड देन कम्स योर कस्टमर। ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। डू यू गेट दैट?
आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू स्पेंड 2 मिनट्स फटाफट से जो माइक्रो के फैक्टर्स है, एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो एनवायरमेंट, जल्दी से पढ़ लो, उड़ा दो, बहुत सिंपल से है। आई डोंट थिंक यहाँ पे कुछ भी डिफिकल्ट है। कंपटीशन मैंने आपको पढ़ाया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंपटीशन, हम आगे भी डिस्कस करेंगे। ये एग्जाम्पल मैंने डिस्कस किया था, नहीं याद आ रहा है एग्जाम्पल तो मैं आपको वापस से बता दूंगा, ठीक है? जल्दी से पढ़ो। सॉरी, डन। नाउ एक बच्चे ने बोला सर मार्केट मेच्योरिटी वर्ड का मतलब वापस एक्सप्लेन करो। सुनो मेरा बात ध्यान से बेटा। नाउ इफ यू आस्क मी, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। एक प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल होता है, मैंने आपको शायद बताया है पहले भी, मेरे को मालूम है, मैंने पक्का पढ़ाया तुमको ये चीज। शो यू वन सेकंड, डोंट वरी अबाउट दिस। Look at this. This is called as product life cycle. कोई भी इंडस्ट्री में एक प्रोडक्ट का ना पूरा एक लाइफ साइकिल होता है। मतलब जब आप एक नया प्रोडक्ट या एक नया टेक्नोलॉजी या एक नया सर्विस पहली बार लॉन्च करते हैं, मतलब ये प्रोडक्ट पहले किसी ने कंज्यूम किया ही नहीं इस इंडस्ट्री में, तब आप बोल सकते हो ये स्टेज कहलाता है इंट्रोडक्शन स्टेज। तो कहना है इसे इंट्रोडक्शन स्टेज में मार्केट के पास में नॉलेज ही नहीं है, टारगेट मार्केट इज नॉट अवेयर ऑफ व्हाट दिस प्रोडक्ट इज, दे आर नॉट अवेयर कि इस टेक्नोलॉजी का यूसेज क्या है, इसका हमें फायदा क्या मिलने वाला है। दैट इज कॉल्ड एज इंट्रोडक्शन स्टेज। यहां पर मार्केट मेच्योरिटी बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता है, आपको पहले पैसा खर्च करना पड़ेगा टू मेक योर टारगेट मार्केट अंडरस्टैंड व्हाट प्रोडक्ट यू आर गोइंग टू सर्व और व्हाट सर्विस यू आर गोइंग टू प्रोवाइड। कैन आई से इनडायरेक्टली दिस इज वेयर मार्केट मेच्योरिटी इज नॉट देयर। जब इंट्रोडक्शन से आप ग्रोथ में जाते हो ना, तब धीरे धीरे मार्केट का मेच्योरिटी लेवल बढ़ना शुरू होता है। मतलब धीरे धीरे नाउ since this product is available in the market for quite some time, now people understand what is the use of this product, what is the use of this service. That is where I say market का maturity बढ़ना शुरू हुआ। जैसे से maturity बढ़ना शुरू होगा, I would say बहुत सारे नए players enter करना शुरू करेंगे, because अब लोगों को लगता है सडनली ड्रीम 11 4 साल पहले नया था यार, अब उसको समझ में आया लोग सट्टा खेलना शुरू कर चुके हैं, तो अब 15 प्लेयर और आ गए सडनली। नाउ देयर इज अ मार्केट मैच्योरिटी लेवल वेयर पीपल अंडरस्टैंड कि ओके एग्जैक्टली ये चीज करती क्या है। डू यू गेट माय पॉइंट? सो धीरे धीरे मैच्योरिटी लेवल बढ़ना शुरू होता है। डू यू अंडरस्टैंड मार्केट मैच्योरिटी नाउ? एंड एक पॉइंट के बाद में जो प्रोडक्ट का डिमांड है, जो रिक्वायरमेंट है, वो डिक्लेयर होना शुरू हो जाएगा एक पॉइंट के बाद में। दैट इज डिफरेंट, हम बाद में डिस्कस करेंगे। Do you understand this, guys? Now let's do one thing. Let's go to macro environment. Macro environment में पहले काम करते हैं, पेस्टल एनालिसिस को पढ़ लेते हैं। मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट हुआ है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और पेस्टल के अंदर मेजॉरिटी मैक्रो फैक्टर्स कवर हो जाएंगे। नाउ पेस्टल एनालिसिस, हियर P stands for political factor, E stands for economic, socio-cultural,
टेक्नोलॉजिकल, लीगल, एनवायरमेंटल। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स जो है ना मेरे लिए इनडायरेक्टली मैक्रो फैक्टर्स कहला सकते हैं। और यू कैन से इन सबको एनालाइज करने को, एनालिसिस करने को एक वर्ड दिया है पेस्टल एनालिसिस। डू यू गेट माय पॉइंट? नाउ is that a very important analysis? I would say for every organization across the world, pestle analysis is one of the most essential analysis. पहला point, political factor. क्या आपके business idea को या आपके, like for example if you ask me, yes, you're absolutely right, betting is illegal in our country. Do you get my point? But I'll tell you what, that is why 15 years back we did not have Dream 11. But slowly, I'm not gonna take names and directly talk about this, but eventually people realized that there are certain political groups who started supporting this, and they kind of legalized it. If you ask me, they kind of legal. That is why I say casino jana illegal hai. Casino you cannot have in our country. Do you get my point? But Dream 11 pe to betting kar sakte ho, practically speaking. So this is where hypocrisy comes into picture, and that exists in every part of the world. That cannot be avoided. I completely agree with you, but we can't do much about it. And I'll tell you what, unfortunately, all एक जो चाइल्डहुड के जो आपके आइडल्स होते हैं, ऑल योर ग्रेट लीडर्स, इंक्लूडिंग ऑल योर लेजेंड्स लाइक धोनी, कोहली, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, दे ऑल आर पार्ट ऑफ दिस, आई वुड से। सो अप टू सम एक्सटेंट मैं उनको ब्लेम भी नहीं करना चाहूंगा, बिकॉज दिस वॉज ऑलरेडी गेटिंग डन, ये हो ही रहा था, बट मे बी बिहाइंड द कर्टन्स हो रहा था। नाउ दिस इज there are no curtains, this is now open in public. Do you get my point? That's the only difference. So anyways, let's not get there. The point is पॉलिटिकल प्रेशर शायद कुछ इंडस्ट्रीज के लिए पॉजिटिव रहेगा, कुछ के लिए नेगेटिव रहेगा, उसका पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट कंसीडर करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की तारीख में जब भी कोई नया बिजनेस सोचते हो, आपको ये सोचना पड़ेगा क्या टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन आपके आइडिया को डिसरप्ट तो नहीं कर देगा ना, बिकॉज बहुत सारी ऐसी बेसिक चीजें जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की वजह से खत्म हो चुकी है पूरी की पूरी, दे आर नॉट रेलेवेंट एनीमोर। आई वुड से इन फ्यूचर द कार्ड्स, द डेबिट कार्ड्स विल कंप्लीटली बिकम इररेलेवेंट। आई एम टेलिंग यू, they will become irrelevant in the coming years, because in future I think smartphone is everywhere and that's going to replace it. Do you get my point? Next, economic factors. Yes, आपका इकोनॉमिक का कंडीशन कैसा है, आपका फॉर एग्जांपल जीडीपी का ग्रोथ अच्छा है या नहीं है, तो आप लग्जरियस प्रोडक्ट्स को टारगेट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये फैक्टर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब डिस्पोजेबल इनकम कितना है लोगों के हाथ के अंदर, या let's say per capita income कितना है per person from economy point of view, all these things are important factors. Legally ये business करना allowed है या नहीं, वो legal factor के पास में आ जाएगा। Social is very important in a country like India. I believe social factors are rather one of the most important factors, जो शायद बहुत सारे ऐसे businesses हैं उसको वो blindly support भी करता है। I don't want to get to examples, but yes, our traditions, our religions, our beliefs plays a very important role when it comes to business. And last one is the environmental factors. अनफॉर्चुनेटली सबसे कम उसका इंपैक्ट कंसीडर होता है, जबकि सबसे ज्यादा आई थिंक दिस शुड बी अबव पॉलिटिकल, सोशल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज द लास्ट फैक्टर अक्रॉस द वर्ल्ड. पीपल डोंट केयर. So these are your pestle analysis factors. I would request all of you to spend 2 minutes and read these key factors. इनका एक छोटा छोटा डेफिनेशन दिया हुआ है, इनको आप पढ़ सकते हो. यहाँ पे ये टेबल एक बार आप देख सकते हो. मैट्रिक्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इन सबका बेसिक डेफिनेशन इंपॉर्टेंट रहेगा. क्विकली स्पेंड 2 मिनट्स, रीड दीज पार्ट्स. फिर कुछ एक दो चीजें अलग है मैक्रो फैक्टर्स में जिनको हम वापस से डिस्कस करते हैं.
Done? ओके, कम बैक टू मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स. यहाँ पे कुछ अलग वर्ड्स जिनको हम डिस्कस करेंगे. पहला वर्ड है डेमोग्राफिक एनवायरमेंट. डेमोग्राफिक वर्ड का मतलब क्या होता है? इट्स बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर एरिया. मतलब पॉपुलेशन का एज स्ट्रक्चर क्या है ओवरऑल, रेस क्या है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ये सब जनरल चीजें आपके डेमोग्राफिक वर्ड के अंदर आती है. तो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. मतलब न्यूक्लियर फैमिलीज है, जॉइंट फैमिलीज है हमारे कंट्री के अंदर. फिर सर रोल ऑफ वुमेन इन आवर सोसाइटी एंड ऑल्सो इन दीज जनरल फैक्टर्स, they should not be considered ideally, they should be equal rational, but ideally they play still a very important role when it comes to a business decision. So see, demographic refers to characteristics of a population in a particular area. This may include race, age, income, education, asset ownership, etc. So if you come here, there are some factors which they have discussed in detail. The first one is population size. I think that is the biggest concern which our country has. But still, this population size plays an opportunistic role in certain areas. Like for example, हमारे इधर quantity game ज़्यादा important है than the quality game in our country. Unfortunately, when it comes to even your online content, I believe the quantity game is more important in our country. In other countries like Finland, Australia, the quality game is more important because population size इतना ज़्यादा नहीं है. Geographical distribution, that means डेंसिटी पॉपुलेशन क्या है, कितने लोग. जैसे फॉर एग्जांपल इन बॉम्बे द डेंसिटी इज वेरी हाई कंपैरेटिवली. इन टीयर 2 टीयर 3 सिटीज हमारे इधर जो पॉपुलेशन का मूवमेंट है वो काफी ज्यादा है धीरे धीरे. एथनिसिटी कैसा है, मतलब कास्ट, क्रीड, कलर के हिसाब से अगर आप मुझे बोलोगे हमारे पास डाइवर्सिटी बहुत ही खतरनाक है. इसीलिए कोई भी प्रोडक्ट को आप इंडिया में बेच सकते हो इजीली. एंड सर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल. देयर इज अ वेरी यू कैन से extreme situation when it comes to income distribution. Extremely poor people, extremely rich people, and there is a lot of average people also in the middle. So that kind of difference is also always there. So that kind of factors you need to keep in mind when you're thinking about a business decisions. Economic environment, these words: capitalist economy, social economy, mixed economy. I'm sure आपको पढ़ाया होगा. Your economic policies like industrial policy, fiscal policy, monetary policies, ये सब आगे डिटेल में आने वाला है सीए इंटरमीडिएट के अंदर. यहाँ सिर्फ जनरल वर्ड्स लिखा हुआ है और कुछ उनको एक्सप्लेन नहीं किया है. Political and legal factors, I'm sure आपको मालूम रहेगा. Political influences are still one of the most important factors जो आपको consider करना पड़ता है. Legal is the laws and regulations, and government, it's there. I don't want to joke on that. Socio-cultural environment. Now, this will include हमारे social concerns, social attitudes, family structure. Unfortunately, we are still discussing role of women in the society, which is not required because it's all equal. I think that's the assumption in the world, but doesn't work. Education level, awareness, yes, these are some factors जिनके basis पे आप अपने business में decisions लेते हो, which is unfortunately in our country. Technological environment, the most important environment according to me. See, technology slowly is actually impacting all industries. In some industries it's visible, in some it is not visible right now, but directly, indirectly. For example, हमको लगता था ग्रोसरी बिजनेस में क्या इंपैक्ट आएगा, बट आपको मालूम आज क्या इंपैक्ट आया है. डू यू गेट माय पॉइंट? हमें लगता था नॉर्मल किराना स्टोर्स वालों को क्या इंपैक्ट आएगा, बट आपको आज मालूम है क्या इंपैक्ट आया है. तो देयर आर सम एस्पेक्ट्स जो हमको लगा था कभी इंपैक्ट नहीं होंगे टेक्नोलॉजी से, पर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी हर चीज को इंपैक्ट करता है, वो इंसान को इंपैक्ट करता है. आई थिंक वी हैव नॉट डिस्कस दिस. सोशल डायलेमा इज अ वेरी इंटरेस्टिंग documentary, or you can say a short movie on Netflix which you should watch. It's a must watch according to me. And how the social media as a circus is impacting the entire world is just way beyond our imagination. And how we all are part of this puppet show, we don't know. Like directly, indirectly, हमें definitely impact करता है. Social dilemma, that's one of the documentaries on Netflix. Anyways, ग्लोबल एनवायरमेंट. नाउ आई टेल यू व्हाट, इन्होंने 2-3 चीज लिखी है, एक दो चीज को डिस्कस करते हैं, आपको उसके बारे में बताएगा. पहले ग्लोबल एनवायरमेंट का मतलब अगर आप मुझे पूछोगे, सी एज अ इकोनॉमी, आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्लोबल इकोनॉमी, राइट? सी एवरीवन इन द वर्ल्ड वांटेड दैट द एंटायर वर्ल्ड शुड बिकम अ स्मॉल टारगेट मार्केट. कि आप इंडिया में हो, चाइना में हो, किधर से भी आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को किसी भी बंदे को बेच सकते हो या सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो बिना कोई ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस के. बट अनफॉर्चुनेटली इफ यू सी इन 2020 rather in 2019 onwards, हम ग्लोबल एनवायरमेंट के थोड़ा ऑपोजिट जा रहे हैं.
There are fights, there are trade wars between US and China, between India and China, and this is increasing. So I would say between 1990 till 2017-18, we were supporting that there should not be barriers to trade across the world. Now every country is directly, indirectly, like for example, TikTok is banned in our country. It is banned in US also. They want that US investor, US company should be there. So basically, what is this? You're going against the global environment, according to me. 1990 से 2018 तक you were supporting that. Now suddenly in last 2 years, जो मेरे को लग रहा है, countries are going against it. We don't know how it's going to go in future, but there are going to be restrictions according to me. Like for example, अब ये 2-3 छोटे-छोटे एग्जाम्पल के बारे में बात करेगा. देखो, positive potential positive and negative impact of significant international events. Like for example, दुबई के लिए 2020 का जो एक्सपो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, बट कोविड-19 ने उसको डिसरप्ट कर दिया. दुबई की हालत बहुत खराब है, इसलिए पता है उसने आज से एडवर्टाइजिंग शुरू किया है कि 2020 एक्सपो अगले साल होने वाला है वापस से, बिकॉज जो उसने इंफ्रास्ट्रक्चर, जो उसने एसेट्स क्रिएट किया था, उसका रिटर्न्स मिला ही नहीं है उसको. रादर वहां पे प्रॉपर्टीज का वैल्यू बहुत गिर गया कंपैरेटिवली. डू यू गेट माय पॉइंट? तो दीज इवेंट्स कैन हैव सम पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट्स ग्लोबली. यस, ये कुछ जनरल उसने एक वेब बना के दिया है कि कैसे ग्लोबल एंटिटीज को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन चीजों का इंपैक्ट आता है. देखो बेटा, ग्लोबल एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कशन एक अलग दुनिया है. उन्होंने अनफॉर्चुनेटली से फोटो डाल के दिया है, डिस्कशन कुछ किया नहीं है. एंड आज की तारीख में ग्लोबली चीजें एक दूसरे को बहुत ज्यादा इंटरडिपेंडेंट होने की वजह से इंपैक्ट करती है. एंड इट इज विजिबल इंपैक्ट. लाइक फॉर एग्जांपल, यूएस इलेक्शंस इंपैक्ट्स आवर मार्केट, दैट इंपैक्ट्स चाइनीज मार्केट्स. डू यू गेट माय पॉइंट? Problem between US and China impact us. So, it's all connected now. This is the classic example of globalization. Special analysis हम discuss किया. So, that's ultimately an end of this chapter. I would request all of you to spend 2 minutes. एक बार सारे पेजेस को ऊपर नीचे करके देख लो इस चैप्टर के अंदर. आपको समझ में आता है क्या? ठीक है, कोई डाउट है तो मेरे को आप पूछ लो. Otherwise, I'll tell you आपने इस चैप्टर को अब कैसे अप्रोच करना चाहिए from exam point of view. After 2 minutes, I will talk about this. Take 2 minutes, look at all the pages, then we'll continue. Okay, let me look at the doubts. If they are logical, we'll discuss them. Otherwise, I'm going to ignore. See, buying pattern अगर आप मुझे बोलोगे तो it can be in terms of तुम one time purchase करते हो. Let's say for example, there are some products we buy it for months in 2 years or 3 years. Smartphones. Okay, then there can be consumption pattern है कि तुम recurring basis पे purchase करते हो उस चीज को, या तुम ईयरली बेसिस पे परचेस करते हो, या वंस इन लाइफ टाइम परचेस करते हो. ये जनरल वर्ड है बाइंग पैटर्न. डू यू गेट माय पॉइंट? स्वॉट के अंदर बेटा स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस इंटरनल होते हैं, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स एक्सटर्नल होते हैं.
टोज मैट्रिक्स तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इंटरमीडिएट में पढ़ाया जाएगा, डोंट वरी अबाउट दिस। सॉरी, इंटरमीडिएट में पढ़ाया जाएगा, डोंट वरी अबाउट दिस। हाँ, इकोनॉमिक पॉलिसीज में क्या क्वेश्चन आएगा बेटा, एक चैप्टर है अलग से, उसके बेटा डिस्कस करेंगे अपन डिटेल में। सॉरी, okay, we'll do one thing now, we'll take a break for half an hour, dinner break, ठीक है। Around 7:30 we'll start once again and from 7:30 we'll continue with chapter number 4, 5। पहले दोनों खत्म करेंगे, चैप्टर 1 में ज़्यादा कुछ डिस्कस करने के लिए है नहीं, बहुत सिंपल सा है, बट 4 और 5 खत्म करने के बाद थर्ड तुमको कैसे अप्रोच करना चाहिए वो डिस्कस करेंगे अपन, और मे भी कुछ डेफिनेशंस, ठीक है। सो विल टेक अ ब्रेक फॉर हाफ एन आवर, 7:30 शार्प विल स्टार्ट, ओके, थैंक यू गाइस। 7:30 to at least 9, 9:30 I think, 2 hour session, thank you।